लेक्चर नंबर 66। अस्तगफिरुल्लाह। पास पेपर निकालें IS 1037। असल में एक 15 में दे ही देनी है ना, ये 20-22 मिनट तो पढ़ना है। निकालें। बिल्कुल एग्जॉस्ट वाली कोई चीज़ ही नहीं थी आज, जाने दो यार, ऐसे तो ना करो। बिल्कुल एग्जॉस्ट। इस तरह के अल्फाज बोलते हैं कि दिल चाहता है इनको और पढ़ाएं। पेज नंबर 885। नाउ एंजॉय दिस एडजस्टमेंट। पेज नंबर 885। हाइब्रिड में आप जा रहे हैं, चारों जा रहे हैं? चलें ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाइएगा यहाँ से। ये 1037 भी सिलेबस में है। फॉर द पर्पज ऑफ पेज नंबर 885, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू में जल्दी भेज दें जिन जिन्होंने जाना है। फॉर द साथ चले गए, एक दो उठते हैं, साथ पीछे वैसी लाइन लगी होती है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, दरवाजे को अंदर से लॉक कर दें। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 1 अगस्त 2021। मोहतरम इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हो गई है ना? चले ठीक है, अब इसको पढ़ लें जरा आराम से पूरे सवाल को। दो 10 पे आ जाइएगा और बताएं। अभी ये सवाल जरा करा दें। एज्यूम दैट टुडे, यानी कि 55 मिनट की टोटल ब्रेक होगी हमारी। हाइब्रिड में थर्ड ग्रुप बातें ना करें ना क्लास में, ये तो मैंने शुरू की क्लास में बता दिया था कि 1 मिनट बस, हद होगी। भाई तो सवाल पढ़, तुझे सर्दी लग रही है। सेकंड रो बॉयज हाइब्रिड पूरा पढ़ लें एंड तक। जी अब सवाल खुलने लगे। पढ़ लिया? चले हमारा ईयर एंड है 30 जून 2021। क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं? हाँ, हलवा। 30 जून 2021, हम खड़े हैं 1 अगस्त 21 को। जुलाई 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 1 अगस्त 21। अच्छा छोड़ दिया करो बात को, जो होगी बस खत्म करो, अब जो है वो है। ऑन 1 जनवरी 2021 हॉलवा ऑटोमोबाइल्स लॉन्च्ड व्हीकल विद द ब्रांड नेम ऑफ डिलक्स। उनके लैपटॉप का नाम था क्वेश्चन 1 में चैम्प, इनकी गाड़ी का नाम है डिलक्स। इन मार्च 2021 में एक रिपोर्ट आई सोशल मीडिया में कि कार्बन इमिशंस फ्रॉम डीलक्स एक्सीड द रेगुलेटरी लिमिट्स।
कार्बन लिमिट्स एक्सीड कर रही हैं, कार्बन एमिशंस एक्सीड कर रही हैं रेगुलेटरी लिमिट से। यानी कुछ कार्बन तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही कार्बन अगर आप छोड़ने लग जाए कंपनी, तो फिर मसले की बात है। रिपोर्ट्स में ये पता चला, मई में हमने डीलक्स को बेचना छोड़ दिया अपॉन रिसीविंग ऑन इंक्वायरी फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया, हमने डीलक्स को बेचना छोड़ दिया। जून में हमने अनाउंस कर दिया कि हाई एमिशंस कंफर्म हो गई हैं। जिनको हमने मार्च 2021 और उसके बाद बेचा था, देखिए मार्च से हमने बेचनी शुरू की हुई है और मई में हमने सेल बंद कर दी थी। तो मार्च और अप्रैल में जो बिकी हैं उनके बारे में हमने अनाउंस किया है कि हमें भी कंफर्म हो गया है कि जो मार्च एंड ऑनवर्ड्स का मतलब अप्रैल ही है, और कौन सा महीना है, ड्यू टू डिफेक्ट एमिशन किट में था। वो जो गाड़ी में एमिशन किट लगी होती है जहां से धुआं निकलता है, उसमें मसला था, पूरी गाड़ी में कोई मसला नहीं है। कस्टमर्स को ये खुशखबरी है कि वो डिफेक्ट फिक्स करा सकते हैं डीलर से। ज़ाहिर बात है मैन्युफैक्चरर के पास ना आए, वो डीलर्स के पास चले जाएं। डीलर्स के पास भी रिपेयर शॉप होती है, वो आपको रिपेयर करके दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आना अगले साल से शुरू करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आना अगले साल से शुरू करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बस आएंगे। वो पास्ट इवेंट तो हमारे साल हो चुके हैं। अगले साल से इंशाल्लाह हम डिलक्स की सेल भी रिज्यूम कर चुके हैं। विल ऑल्सो तो छोड़े, अब मेरे तो ख्याल से हमें पता चल चुका है 1 जुलाई को हमने सेल रिज्यूम कर दी है, तो 1 जुलाई 2021 को हम इसकी सेल भी रिज्यूम कर दी है। अच्छा, सीनियर मैनेजमेंट हैज समराइज्ड द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस फॉर अबव मैटर। 10 जून को, असल में मार्च में रिपोर्ट्स आने लग गई थी सोशल मीडिया में कार्बन एमिशंस की। अच्छा, लॉन्च हमने जनवरी से की हुई है। जनवरी फरवरी वाली में शायद मसला नहीं आया था, मार्च से ऑनवर्ड्स वाली में मसला आया था। बहरहाल ऐसा कोई डाटा उसने अलग अलग दिया नहीं, ये आप लोगों को भी मुझे बता देना चाहिए था। मैंने समझा था सेल ही मार्च से शुरू हुई है, सेल तो जनवरी से शुरू हुई भी है, लेकिन मसला मार्च वाले बैच में आया, मार्च और अप्रैल वाले में। सीनियर मैनेजमेंट हैज समराइज्ड द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस फॉर द अबव मैटर। बताना चाहिए था आप लोगों को मुझे। ऑन 10 जून 2021 एक पेनल्टी लगी है 20 मिलियन की। 10 जून 2021 को पेनल्टी लगी है 20 मिलियन की। ये किस बात पे लगी होगी? अच्छा मोहतरम भाई, आप जो लेट आए हैं, बस थोड़ी सी बात इधर सुन लें ताकि आपको पिछला सवाल पढ़ना ना पड़े। इधर देखें, मार्च अप्रैल में हमने कुछ गाड़ियां बेची हैं, तो लोगों ने हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया है इसी साल के अंदर कि वो धुआं प्रोड्यूस कर रही थी। बस इतनी सी बात काफ़ी है। अब आगे आप मेरे साथ सवाल पढ़ो। पॉइंट नंबर 1, इधर देख, पॉइंट नंबर 1, ऑन 10 जून अ पेनल्टी ऑफ 20 मिलियन वॉज इम्पोज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। 10 जून को उन्होंने हमारे पे पेनल्टी लगा दी है, कितनी की? 20 मिलियन की पेनल्टी लगा दी है। 10 जून को उन्होंने पेनल्टी लगा दी है हमारे पे 20 मिलियन की। अगली बात आप गौर से पढ़िएगा, 10 जून को किस वजह से उन्होंने पेनल्टी लगाई होगी? कि हमारी गाड़ियां कार्बन छोड़ रही हैं, इस बात पर उन्होंने पेनल्टी लगा दी है। ये तो ठीक है, जेन्युइन पेनल्टी है, इस पर तो किसी को एतराज नहीं। बाकी ये ठीक है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट एंट्री कर लीजिएगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट एंट्री कर लीजिएगा, वो अलग बात है। आप पेबल का लफ्ज़ भी लिख के आ सकते हैं, प्रोविजन का भी लिख के आ सकते हैं। खड़े हैं हम 1 अगस्त को, 25 जुलाई को एक और पेनल्टी पड़ी हमें 2 मिलियन की। ये इंपोज हुई है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन 40 डेज। 10 जून को हमें पेनल्टी इसलिए पड़ी थी कि हमने मार्च अप्रैल में गाड़ियां खराब बेची हैं, और जब इसके 10 दिन 40 दिन पूरे हुए, 40 दिन 10 जुलाई के कब पूरे होंगे? जुलाई के 20 दिन और जून के 20 दिन और जुलाई के 20 दिन, तकरीबन कोई खड़े होके आप बात कर लें कि 20-21 जुलाई को 20 दिन पूरे, 40 दिन पूरे हो गए, लेकिन 4-5 दिन बाद उन्होंने कहा है कि यार ये एडिशनल पेनल्टी भी 2 मिलियन की। HAL ने सोच लिया है कि इसको चैलेंज कर रहे हैं पेनल्टी को ऑन द रेलेवेंट फोरम। हम जाके चैलेंज करें कि हम पेनल्टी नहीं देंगे, एडिशनल पेनल्टी को चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में जाके, एडिशनल पेनल्टी को। लॉयर ने क्या कहा है? सवाल फारग है, सवाल नहीं बता रहा आज वो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। मेरा ये सवाल है, क्या अगर ये पेनल्टी चलें, चैलेंज तो कर दी, अगर ये देनी भी है हमने,
तो क्या इसकी प्रोविजन 2 मिलियन की बनानी है या नहीं बनानी है, यानी ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? अब आप वजह बता दें, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है ये 2 मिलियन? अभी इस लाइन को हटके, इस लाइन से हटके बात बताएं कि हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो लगने की वजह क्या है? क्या? नॉन पेमेंट। इस 20 मिलियन का पास्ट इवेंट क्या है और 2 मिलियन का पास्ट इवेंट क्या है? 20 मिलियन का पास्ट इवेंट है मार्च और अप्रैल के बैच में गाड़ियां खराब बनी। 2 मिलियन का पास्ट इवेंट क्या है? नॉन पेमेंट। लेकिन 30 जून की रात को खड़े होकर अब भी 40 दिन नहीं गुजरे थे। मैंने आपको बताया था पेनल्टी का वक्त गुजरने के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये वाली जो पेनल्टी है इसका वक्त गुजरने के साथ ताल्लुक नहीं, इसका दिन के साथ ताल्लुक है। ये लगने की वजह कई महीने जुर्म नहीं है, ये लगने की वजह पिछली पेनल्टी की नॉन पेमेंट है। इसका जुर्म कब साबित हुआ? 30 जून को। क्या ये मेरे ऊपर, अगर मैं कहूं आई एम लाइबल फॉर 2 मिलियन ऑन 30 जून बिकॉज द पास्ट इवेंट इज नॉन पेमेंट, पास्ट इवेंट इज नॉट नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट इज अ फ्यूचर इवेंट। तो ये आज हमने सीखा इस सवाल के पेनल्टी पे अगर पेनल्टी पड़ जाए तो फिर पेनल्टी पे पेनल्टी पड़ना देखना पड़ेगा। हां, अगर 40 दिन हमारे साल ही पूरे हो गए होते फिर आप कह सकते थे इसको एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन अभी तो आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। तो आप बताएं सिर्फ, और आगे हमने चैलेंज कर दिया कोर्ट में तो वो अलग बात है, हम तो इसकी प्रोविजन भी नहीं बना रहे। उसको आगे कोर्ट में चैलेंज करना तो दूर की बात, हमने तो इसकी प्रोविजन भी नहीं बनानी। बिकॉज द पास्ट इवेंट शुड हैव बीन नॉन कंप्लायंस एंड विच इज नॉट। नॉन कंप्लाइंट हुआ ही नहीं। नॉन कंप्लाइंट तब होते हम जब दिन गुजर जाते। हां, अगले साल हमने जुर्म किया उसकी सजा देंगे हम, तो इसलिए हमारे साल इसको कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ डीलक्स। ये कौन सा स्टॉक है, जो पड़ा हुआ है या जो बेच चुके हैं? पड़ा हुआ है। विल बी फिक्स्ड बाय अस इन आवर ओन फैक्ट्री इन अगले साल। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, अगले साल उसका डिफेक्ट रिमूव करेंगे। उसका खर्चा होगा 15 मिलियन, उसका खर्चा होगा 15 मिलियन। यहां तक जरा बताएं ये 15 मिलियन क्या चीज है? कॉस्ट बताएं जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है डीलक्स की, उसकी सवाल में नहीं बताई हुई। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताएं, नहीं बताई हुई। कॉस्ट टू रिपेयर बताएं, कॉस्ट टू रिपेयर 15। अब कोई फिक्रा यहां तक बना दें, बोलें। एक फिक्रा छोटा सा आप डाल के आइएगा। नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15। ये रीवर्क करना तो आपका अपना डिसीजन है, ये कौन सी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है? वो तो आपकी अपनी चीज। देखें, मेरी दुकान है, उस पर 10-15 कीबोर्ड खराब हो गए हैं। अब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है इनको सही करना। सस्ता बेच दें, सस्ता बेच दें, मेरी चीज खराब हुई है, आपको क्या मसला है? तो एक लाइन आईकैप आजकल डाल के आ रहा है, हालांकि ये एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट है, लेकिन एक लाइन आईकैप डाल के आ रहा है। ये जो रीवर्क की जिम्मेदारी है, इसको जिम्मेदारी ना समझ लेना, ये वो फ्यूचर रिपेयर टाइप चीज है कि मैंने ओवरहॉल कराना है 3 साल बाद, मैंने 4 साल बाद सफेदी करवानी है, मैंने ये करना है। तो एक छोटी सी लाइन आजकल आईकैप डाल के आ रहा है, वो डालें एनआरवी लॉस के अलावा। लेकिन देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर 15 मिलियन बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट। ये लाइन जरा डाल के आनी है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर 15 मिलियन रीवर्क। 15 मिलियन रीवर्क की प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अच्छा, अगर कोई कहते हैं कि प्रोविजन बनानी है तो किसकी तरफ लाइबिलिटी फील करूं? लाइबिलिटी में तो कोई पार्टी होनी चाहिए ना। दुकानदार है, उसके पास पड़े में जो है वो चीजें,
खराब हो गई हैं, अब तो कीबोर्ड है, 2-3 बटन उसके टूट गए हैं, अब वो किसकी तरफ लायबल फील कर रहा है? किसी की तरफ नहीं। लेकिन आगे मैं नहीं लिखवा रहा, आगे आप लिख के आ जाइएगा, however the rework cost will be treated as a cost to repair while calculating the NRV and its cost NRV will be compared with cost to calculate any NRV loss। ये जरूर लिख के आइएगा, ये तो NRV की डिस्कशन है, ये साथ साथ करनी है जरूर। अच्छा, and a loss of profit due to temporary suspension of production will be 30 million and a loss of profit due to temporary suspension of production announced the to halt the sale हमने मई में करनी रोक दी है, मुझे लग रहा है कि मई में हमने जो है वो बनानी भी और छोड़ दी होंगी, क्योंकि उसने एक लफ्ज लिखा है सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन भी हुई है, ऊपर कहीं नहीं बताया सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन हुई है, ऊपर ये नहीं बताया प्रोडक्शन बंद हुई है, ऊपर बताया है सेल बंद हुई है, ऊपर क्या बताया है, लेकिन नीचे बता रहा है कि टेम्परेरी प्रोडक्शन भी बंद हो गई है। अब मुझे बताएं अच्छा एक ये लफ्ज सुने, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट को इस किस्म का लफ्ज है कि मैंने जो है ये मोबाइल का कवर है, ये मैंने 200 रुपए का खरीदा है, मैंने 500 का बेचना था, लेकिन मैं इसको 480 का बेचूंगा, इसको दुनिया में लोग कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। हालांकि कोई लॉस नहीं है ये तो अल्लाह का शुक्र है 200 वाली चीज 480 में निकल गई, और क्या चाहिए मुझे? 200 की चीज मैंने कितने की बेचनी है बाजार में? 500 की, लेकिन लोगों ने इसकी बुरी तारीफ कर दी, अब 200 की चीज 480 की बेचूंगा मैं। हाँ, एनआरवी टेस्ट वगैरह करने कर लें, लेकिन भाई ये तो चीजें वो है जो बनी ही नहीं, इनकी तो प्रोडक्शन ही सस्पेंड हुई हुई है। उस वजह से मुझे जो हमारे साल के प्रॉफिट्स आने थे अच्छे खासे सोचे हुए थे, हमने सोचा था इस साल तो 400 मिलियन प्रॉफिट कमाएंगे, वो 400 मिलियन के बजाय 370 मिलियन के प्रॉफिट आने हैं। तो ये बताएं क्या इसकी प्रोविजन किसी की तरफ बनाएं? ये तो सॉर्ट ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, तो मुझे तो करंट ऑपरेटिंग लॉस लग रहा है, पता नहीं आएगा अपने सोल्यूशन में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ना लिखा हो, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन तो हमारे ही उसमें हो गई है मई और जून के अंदर। तो बस कम से कम ये जरूर लिखाइएगा देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर दिस 30 मिलियन। इस 30 मिलियन की प्रोविजन नहीं बनाएंगे बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट, कम से कम ये लिखाइएगा। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस का लॉस लिखते हैं मुझे तो डर लग रहा है, आईके का सोल्यूशन नहीं पढ़ा घर से, शायद मैं पढ़ के आना चाहिए था मुझे, आईके का सोल्यूशन नहीं पढ़ा, पढ़ के देख लेंगे। बहरहाल ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, ये लॉस आ रहा है किस वजह से आ रहा है, रीजन बताएं। ड्यू टू टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन। कब सस्पेंड हुई है? अभी मई जून के अंदर सस्पेंड हुई है, ठीक है जी। तो दो लफ्ज लिखाइएगा, 15 मिलियन की भी प्रोविजन नहीं बननी, 30 मिलियन की भी प्रोविजन नहीं बननी। हाँ, इस 15 को एनआरवी कैलकुलेट करते हुए देख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 वो तो अब आगे आ रहा है, वो पॉइंट 3 में आ रहा है। एक पेनल्टी है, एक पड़े हुए स्टॉक में मसला हो गया, एक अब और मसला आ रहा है, वो जो हमने कहा है आके सही करा ले चीजें, वो इसने यहां आके एड्रेस की है। डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल सोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू मई। मार्च से मई में जो चीजें बिकी हैं, वही प्रोडक्शन जब से हॉल्ट होगी, मार्च से मई में जो चीजें बिकी हैं विल बी फिक्स्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर, वो ऊपर लिखा हुआ उसने, ये डीलर्स ऑथराइज डीलर से आके सही करवा लो अगले साल से। इन जुलाई एंड अगस्त, ओ हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल सकेगी क्योंकि हम खड़े 1 अगस्त को हैं और लोगों ने चीजें आके कब सही करानी है, जुलाई और अगस्त में। अगर हमने खाली जुलाई तक की ऑफर दी होती ना तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है पता ही चल जाता कितने लोग सही कराने आए। पास्ट इवेंट तो हो चुका है, पर प्रोविजन बनानी है। रिलायबल एस्टीमेट के फड्डे के लिए मैं बातें कर रहा हूं। रिलायबल एस्टीमेट में हमें एस्टीमेट आज लगाना पड़ेगा, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, लेकिन हमें खड़ा 1 अगस्त को ना, तो जुलाई वाली फिगर तो मुझे शायद दे सवाल में कि जुलाई में इतने लोग आ गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जुलाई में आने शाना नहीं देखना होता। मैंने आपको बताया हुआ, इसमें तो क्या देखना होता है, अंदाजा देखना होता है कितने लोग आएंगे। तो डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल सोल्ड ड्यूरिंग ये विल बी फिक्स्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स इन जुलाई एंड अगस्त। यहां से देखें हम खड़े 1 अगस्त को हैं, अगस्त में पता नहीं कितने लोग आए। अब द कॉस्ट विल बी रीइंबर्स्ड टू डीलर्स, कॉस्ट डीलर्स को रीइंबर्स कर देंगे एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा, आप लोग परेशान ना हो, वो तो डीलर प्रोविजन और रिसीवेबल बुक करेगा ना,
डीलर डीलर बुक यानी कि डीलर कस्टमर की तरफ लायबल होगा और हमारे से लेगा, हम तो डायरेक्ट डीलर की तरफ लायबल है ना। तो हाँ हम आप तो रिलैक्स रहे, आप तो डायरेक्ट डीलर की तरफ लाए, आप डीलर को पैसे दे देंगे, द कॉस्ट विल बी रीइंबर्स्ड टू डीलर, तो हमारी तरफ से पेबल हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जितनी गाड़ियां जुलाई में सही होंगी उसके जुलाई में पैसे दे देंगे, अगस्त वाले के अगस्त में। दो HAL इज लीगली बाउंड टू फिक्स द डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल्स, लीगली तो हमने सारे डिफेक्ट सही करने हैं, जिसकी कॉस्ट 50 मिलियन हमने अंदाजा अप्रोक्सीमेट है ना, अभी तक अगस्त का एंड तो आया ही नहीं, हम तो जुलाई के एंड पे खड़े हैं, तो लीगली तो मैंने 50 मिलियन की गाड़ियां सही करके देनी है। लेकिन मैनेजमेंट का अंदाजा है कि इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे गाड़ियां सही कराने के लिए। मैनेजमेंट का अंदाजा है कि 85% ऑफ कस्टमर्स विल ओनली गेट देयर व्हीकल्स फिक्स्ड, बाकी व्हीकल में कार्बन शार्बन उड़ाते हुए गांव में चलाते ही रहेंगे गाड़ियां। मैनेजमेंट का ये अंदाजा है। अब आप बता दें प्रोविजन 50 पे बनानी है या 50 के 85% पे? मैनेजमेंट एस्टीमेट पे, हमेशा मैनेजमेंट एस्टीमेट पे बनानी है, ठीक है। लीगली मुझे पता है आप 50 मिलियन के लायबल हैं और आगे तो करके भी देना पड़ेगा पूरा 50, लेकिन हकीकी सी बात है, अगर 10 बंदों की डेथ हुई है, एक का वाली वारिस कोई नहीं है, तो रिलैक्स होकर 9 की प्रोविजन बनाए, थोड़ी सी अकल तो लगाया करें। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि अनड्यू खर्चे रिकॉर्ड किए जाएं। वही मैंने आपको इसकी बेहतरीन मिसाल दी थी कि टीचर ने ऐलान किया कि मैं आज खाना खिलाऊंगा, अब शाम को 5 बजे आपने खाना खिलाना है, उस वक्त किसने आना है? तो अक्ल लगाएं। इसका मतलब ये लीगली सबको ही खाना खिलाना है, क्योंकि मैंने मतलब कंस्ट्रक्टिव समझ लें, मैंने ऐलान कर दिया, बट ऑब्वियसली नेचुरल चीज है, 85% की लायबिलिटी होगी। आगे खत्म करें, बस 2 मिनट रह गए। मार्केट इसकी प्रोविजन लाएंगे 15 to 85% की। ओहो, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, हमारा इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। अच्छा, आज वो रिवाइज कर ही लें IS 38, लग रहे कोई पुराने नोट्स मिल जाए IS 38 के। IS 38 में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप कोई चीज खुद बना लें, अगर आप कोई चीज खुद बना लें और उसका नाम हो ब्रांड, यानी आपने अपना ब्रांड नेम खुद बनाया है, तो इसकी कॉस्ट क्यों नहीं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की इजाजत? इंटेंजेबल अगर इंटरनली और उसका नाम ब्रांड है तो वो इंटेंजेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट मैयर नहीं हो सकती। इसी तरह की डायग्राम बनाई हुई है तकरीबन, ठीक है। तो इसलिए इंटेंजेबल को तो जब रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर बोले जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो प्रोविजन भी बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा है? F6 किधर रह गया जी? तो इसमें ना अभी इस तरह का लफ्ज लिख के आ जाएंगे कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सॉल्यूशन की तरफ आएंगे नमाज के बाद। देयरफॉर बोले प्रोविजन का लफ्ज हाँ ना ही लिख के आए हैं वैसे, बस देयरफॉर डिक्रीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर या रिडक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। जब है ही नहीं तो फिर इसमें तो प्रोविजन की कोई सेंस भी नहीं बन रही। प्रोडक्शन लाइन यानी फैक्ट्री की वैल्यू इन यूज कम हो गई है, तो IS 37 तो नहीं, कुछ आपने FR1 में पढ़ा हो तो बता दें। फैक्ट्री की वैल्यू इन यूज कम हो गई है तो लिखें वैल्यू इन यूज ऑफ फैक्ट्री शुड बी कंपेयर्ड विद इट्स फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एंड द हायर शुड बी टेकन एज रिकवरेबल अमाउंट एंड देन इट विल बी कंपेयर्ड विद कैरिंग अमाउंट एंड मे बी टेस्टेड फॉर इम्पेयर एंड विल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। वो जैसे तंग करने के लिए FR1 वाली चीज डाल दी। जून में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है न्यू एमिशन प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट एमिशंस आर विद इन लिमिट्स एंड नीड्स टू एंड नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आप लोगों ने न्यू एमिशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। इसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि हमें अपनी फैक्ट्री में पड़े हुए प्लांट को भाई ना करना किसान, हमें अपनी फैक्ट्री में पड़े हुए प्लांट को मॉडिफाई करना पड़ेगा 100 मिलियन पे। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लांट। ऑब्वियसली ये वही बात कॉलेज ने कैंटीन बनानी है, ये करनी है। इट इज अवॉइडेबल, हाँ जरूरी है और आप करेंगे भी अगले साल, पागल हैं आप नहीं करेंगे। लेकिन ईयर एंड पे खड़े होकर अगर आप कहेंगे मैं लायबल हूं, तो किसकी तरफ लायबल है? जिसने आपको मॉडिफिकेशन करके दे दिया है,
वो तो लिखा हुआ है करेंगे मॉडिफिकेशन। हाँ, अगर मॉडिफिकेशन हो गई होती और पैसे ना दिए होते फिर अलग बात थी। ये मॉडिफिकेशन हो गई है या करेंगे? जाएं 2:10 में इंशाल्लाह आ जाइएगा, 55 मिनट्स बाद, 54 मिनट्स बाद। पेज 885 पर आप जब इसका जवाब देके आएंगे तो इसका जवाब देने के लिए अकरम कौन सा वाला पैरा लिखेंगे? पेनल्टी ऑफ 20 वाज इम्पोज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी के जवाब में कौन सा वाला पैरा लिखेंगे? कहाँ से बात शुरू करेंगे? ज़रा बताना शुरू करें। हाथ खड़ा करके कोई बताए कि इन दिस केस, आगे बोलें। हाँ बिल्कुल, प्रोविजन वाला पैरा। इन दिस केस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज sale of cars with carbon emissions. So there is a present obligation for the fine of 20 million payable to government, for which a provision / liability, तकरीबन अमाउंट सर्टन हो गया, for which a provision / liability will be recognized in the financial statements for year ended 30 जून 2021. However, a penalty of 2 million which was demanded on 25 July 2021 will be considered as a non-adjusting event as is arose due to conditions that arose after the balance sheet date, that is the completion of 40 days ऑफ नॉन पेमेंट, यानी जब 40 दिन पूरे हो गए। इस तरह का जवाब देके आएंगे। अच्छा, दूसरे में पॉइंट 2 में नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये लिख के आया करें बड़ा बड़ा, एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। एंड फर्दर नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, इस तरह लिखा है। नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट इज अवॉइडेबल भी आगे लिख के आ सकते हैं। अच्छा, और फिर आगे लिख के आएंगे हाउएवर द रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एनआरवी लॉस फॉर इन्वेंट्री ऑफ डिलेक्स लाइंग इन आवर स्टॉक। अच्छा, ये कहां से लिखना शुरू करेंगे? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। जी, when an obligation is expected to be settled by, और कोई बताए? In this case there is a present obligation due to a past event which is sale of car and आगे। एक बात तो आप ये बता नहीं रहे जो भाई ने बताई है, इसने जाके बताई है। आप ये लिख के आएंगे कि customer can get the defect fixed from as HAL has announced that customers can get the defect fixed from authorized dealer। इस तरह as का लफ्ज लिख के, so therefore there is an obligation in this regard, constructive obligation, ठीक है। there is a constructive, आगे उसने थोड़ा सा लीगल ऑब्लिगेशन लिख दिया कि लीगली हमने इतना करना है। वैसे कोर्ट में भी जाके वो कर सकते हैं, तो खाली ऑब्लिगेशन प्लस बेशक लिखा है। सो एज इट इज अनाउंस से ऊपर से मिला के, सो देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन या लीगल ऑब्लिगेशन, स्लैश भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन दिस केस। सो a provision and the outflow is probable, so a provision will be recognized for the best estimate by making a reliable estimate, which in this case is 50 into 85%. Market value of internally generated brand is not recognized in our financial, therefore this reduction will also be ignored, it will also not be recognized.
तो वैल्यू इन यूज वाले तो बात कर ली थी। अच्छा जी, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले के बारे में लिख के आना है कि द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मीट द न्यू एमिशन प्रोटोकॉल्स अमाउंटिंग टू ₹100 million is not a present obligation, is not a, बस ड्यू टू पास्ट इवेंट की फिर जरूरत नहीं है लफ्ज की, is not a present obligation, so no provision will be recognized in this regard. लिख सकते हैं आगे बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट वाली कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें भी ये डाल सकते हैं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में एक लॉस हमने पढ़ा था कि अगर इंपेयरमेंट के बारे में डिस्कस करने तो कर आए, वैसे वो ऊपर इस लाइन में भी हो गया है। हाउएवर आवर प्रोडक्शन लाइन में भी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट, इसको इंपेयरमेंट के लिए ले लें, फिर इस वैल्यू को वैल्यू इन यूज में लेंगे। वैल्यू इन यूज में तो एस्टिमेटेड फिगर्स होती है ना, तो इसको इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए परफॉर्म कर लें। इस तरह बेशक लिखाया करें कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर लेंगे। जब भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो ये 100 आएगा, लॉस तो इसको ना बोलें बहरहाल, तो इट इज अवॉइडेबल, ये अवॉइडेबल है इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाला लफ्ज ज्यादा बेहतर था। जी बोले। इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कस्ट क्लेम्स व्हिच आर एक्सपेक्ट 50 और नहीं, बस रिलायबल एस्टीमेट ऑफ 15 to 85%, कुछ ज्यादा लॉजिक देने की जरूरत नहीं, बस वो प्रोविजन वाला पैरा लिखना होता है। अच्छा, कौन सा सवाल है? 20। अब जरा देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी रह गई है। होगी इंशाल्लाह, कोई ना कोई जरूर निकलेगी। ट्रीटमेंट गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पेनल्टी ऑफ 20 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन 10 जून। हालांकि उसको लिखना चाहिए था, देयर इज आप लोग क्यों सॉल्यूशन खोल रहे हैं? एडिशनल पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट हैज बीन इंपोज्ड आफ्टर द ईयर एंड, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन। भाई ना बातें करो ना बातें करें, ये थ्योरी लिखना। रीवर्क कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन, इसकी प्रोविजन नहीं बनेगी, जो मैंने आपको लफ्ज लिखवा दिया था किताब पे। Rework cost should be deducted in calculating NRV of inventory and would be compared with cost for identifying potential NRV adjustment. No provision need to be made for profit, loss of profit or 30 as future operating loss does not require. Again उसने लिख दिया future operating loss का loss, मुझे नहीं लग रहा ये future operating loss है। Repair cost which will be reimbursed to dealer should be provided because constructive/legal obligation arose due to announcement made on June. The amount recorded as provision shall be the, देखें जहां थोड़ा ग्रे एरिया होता है वहां वो स्लैश डाल के फिर बात टपा जाता है अपनी। Best estimate based on most likely outcome, hence provision should be recorded as 42.5 million. Internally generated bands are never recorded in balance sheet, hence no question arises of their impairment. Reduction in value in use of 80 million should not be recorded. The reduced value in use should be compared with fair value for assessing the recoverable amount. The modification cost of 100 million should not be provided despite announcement by regulatory before year end. HAL has no present, ये बड़ा बड़ा लफ्ज लिख के आना है फ्यूचर रिपेयर के बारे में, ये सबसे बड़ा लफ्ज लिख के आना है, क्वेश्चन के ऊपर ही लिखे, नहीं क्वेश्चन के ऊपर ही लिखें। वी हैव देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, ये लफ्ज याद करें, बार बार लिखना है ये लफ्ज। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, बोलें बार बार, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन। आगे ये लिखा है करें, एज वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन, लिखें ये भी लफ्ज डालें, याद हो जाए, एज वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन। चलें, ये हाइब्रिड में थर्ड रो में बुक भी खुल गई, अब लिखना आसान हो जाएगा। छेती छेती काम कर दिया करें साथ साथ। अच्छा जी, चलें जी, अब जिसने आना होगा आगे होंगे, पेज 888। अब थोड़ा सा डायग्राम बनाने से बाहर निकलें, डायग्राम बनाए बगैर बस चीज़ों को समझ जाया करें। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज यकम मार्च, हमारा साल खत्म हुए 2 महीने गुजर गए, जनवरी और फरवरी, यकम मार्च को खड़े हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है 15-20 मार्च को ऑथोराइज होनी हो, जब भी होनी हो। यू हैव रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर एट गॉर्जियस लिमिटेड,
योर असाइनमेंट इज इन फाइनलाइजेशन जीएस सिस्टम फॉर ईयर एंड 31 द सीईओ हैज identified 4 specific matters where provisions may be necessary in accordance with IAS 37. However, the CEO is uncertain about the accurate estimation of these provisions. Below are the details. Identify whether a provision under IAS 37 needs to be made for each of the above matters. Also, discuss the above matters on our financial statements. ये थोड़ा सा ना बड़ा क्लियर हुआ है, कहते हैं हर एक में बताओ प्रोविजन बनानी है या नहीं, यानी जहां बनानी होगी वहां पर लिख के आइएगा, जहां प्रोविजन से हटके कोई लाइन आपको लग रही हुई तो उधर भी लिखाइएगा नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज, ये लाइन जरूर लिख के आनी है। वो कह रहे हैं IAS 37 की रोशनी में बताओ, बाकी ऑल्सो डिस्कस का मतलब है अगर और किसी स्टैंडर्ड की कोई बात आ गई तो वो भी कर देना बीच में, कहते हैं मैं आपको मना नहीं करूंगा, ये कोई सोलली IAS 37 का सवाल नहीं है। चलें हाइब्रिड में बड़े टाइम पे पहुंचे हैं, अभी बैठे, अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, कहते हैं एक तो प्रोविजन हमने बनानी है रिन्यूअल फीस की। हमने एक लाइसेंस खरीदा 96 मिलियन का 2023 में, तो हमारे साल ही है और हम 1 मार्च को खड़े। 23 में हमने लाइसेंस खरीदा। लाइसेंस इज इनिशियली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 23, 24, 25, 26, 27 विद एन ऑप्शन फॉर अ रिन्यूअल एवरी 5 years। हर 5 साल बाद हम इसको रिन्यू कर सकते हैं लाइसेंस को। जाहिर बात है लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने देना है, तो लाइसेंस कोई लैंड बिल्डिंग टाइप चीज़ तो नहीं है कि हमेशा के लिए हमारे नाम लग जाएगी। 5 साल के लिए हमने खरीदा है 96 मिलियन का, फिर अगले 5 साल अगर रिन्यू कराने तो 35 मिलियन और देना पड़ेगा। कंसिडरिंग द सब्सटेंशियल रिन्यूअल फी, क्योंकि रिन्यूअल फी अच्छी खासी है, 96 के मुकाबले में तो कुछ नहीं है लेकिन वैसे तो अच्छी खासी है 35 मिलियन। तो GL प्लान्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस, लिया लेकिन एक ही दफ़ा हम लाइसेंस को रिन्यू कराएंगे और उसके बाद इसको बेच देंगे एट द एंड ऑफ 8th ईयर, बल्कि अगले पूरे 5 साल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इनिशियली हमने 5 साल के लिए खरीदे, जैसे लीज नहीं होती थी एक्सटेंड हो जाती थी, 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा, 10 साल के लिए हम लाइसेंस ले लेंगे। पहला लाइसेंस हम 96 मिलियन का लिया, अगला 35 मिलियन का लेंगे और हमारा प्रोग्राम ये है कि इंशाल्लाह अगला भी लेंगे 2028 में, रिन्यू कराएंगे इंशाल्लाह, हमारा ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह रिन्यू कराएंगे। बहरहाल फिर 5 साल इस्तेमाल नहीं करेंगे, 3 साल बाद इसको फारग कर देंगे क्योंकि हमारे शायद किसी काम का ना हो। तो लाइसेंस से जाके हमने शायद जो है वो हिरन मारने हैं, तो 8 सालों में जितने हिरन मारने हैं हम मार मूर लेंगे, बाद में उधर जाके टाइम ही ज़ाया होना है। तो प्रोविजन बनानी है IAS 37 की रोशनी में या नहीं। 96 के बारे में पूछ रहा होगा, 35 के बारे में पूछ रहा होगा, ये जरा सवाल बताएं। 35 के बताएं जी, इसकी प्रोविजन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? यार अभी खड़े होके मुझे मेरा प्रोग्राम है द GL plans to renew the license my dear, I have a plan to renew the license। मैं लाइबिलिटी ना बुक करूं वो गवर्नमेंट की तरफ 35 मिलियन की, आज 23 में 31 दिसंबर 23 को 35 मिलियन की लाइबिलिटी, मेरा प्लान बन गया। तो इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस, तो ये कोई इंटेंशन, वैसे भी ये तो 5 साल बाद खर्चा होना है, ये तो फ्यूचर रिपेयर टाइप है, ये तो फ्यूचर। वो जो आखिरी सवाल में भी आप लफ्ज लिख के आए हैं वो क्या लिख के आए हैं? देयर इज नो प्रेजेंट, ये लिख के आए हैं, यहां लिखे फौरन साथ ही, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लिखिए देखिए, there is no present obligation because we can avoid this expenditure। कैसे? by not renewing, ये जैसे मर्जी कर लें, we can avoid this expenditure by our future action, इस तरह लिख दें। there is no present obligation because we can avoid this expenditure by our future action। अच्छा आप बताएं फिर वो क्या बनेगा इसका, सो नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड, अब घर जाके खुद ही लिख लीजिएगा, सो नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड। अच्छा अब अगर आप कहते हैं तो IAS 38 की थोड़ी सी डिस्कशन कर लें या छोड़ दें? अगली अटेम्प्ट में करेंगे, जो अगली अटेम्प्ट में बच्चे आएंगे उनके साथ करेंगे, आप लोगों के साथ नहीं करनी, क्योंकि IAS 38 तो आपके सिलेबस में था ही नहीं। अब इतनी डिटेल में IAS 38 तो हमने आपको पढ़ाया भी नहीं। IAS 38 में ये लिखा होता था कि अगर वैसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन में लिखी होगी, लेकिन आप लोगों को ना पढ़िएगा बात। असल में उसने 2 सवाल पूछे ना, मैं ऑल्सो वाले का जवाब देना चाह रहा हूँ, ऑल्सो डिस्कस द अबव मैटर्स, लेकिन वो IAS 38 पढ़ा होता तो वो मैटर आपके जहन में आता ना। तो IAS 38 में हम एक चीज़ पढ़ाते हैं बच्चे को कि 96 के मुकाबले में अगर 1 मिलियन या आधा मिलियन पड़ा हुआ है ना, तो आप समझ लो कि रिन्यूअल करा ही लेंगे इंशाल्लाह, इतनी अच्छी ऑफर कोई छोड़ता नहीं।
लेकिन अगर 96 के मुकाबले में कोई 20-25 मिलियन, 30-35 मिलियन पड़ा हुआ है ना, तो फिर आप अभी छोड़ो, पर वक्त आने पे देखी जाएगी। ये IS 38 का कॉन्सेप्ट है। IS 38 कहता है कि रिन्यूअल अगर सस्ती है, बहुत सस्ती, बिल्कुल मुफ्त के करीब है, तो फिर आप सोच लो कि कराओगे आज खड़े होके। और फिर हम एसेट की लाइफ पहले दिन से ही 10 साल लेते थे। 10 साल लीगल लाइफ है, 8 साल यूजफुल लाइफ है। पता नहीं लोअर ऑफ चक्कर डाल के कुछ गेम सिखाते थे IS 38 में कि लीगल लाइफ 10 साल है, यूजफुल लाइफ 8 साल है, लोअर उठाओ। ये IS 38 की गेमें हैं, इसको छोड़े पड़े। तो वो फुल स्टॉप के आगे शायद कुछ लिखा हो किताब में, उस सोल्यूशन को इग्नोर कर दीजिएगा। अब वो IS 38 की बातें हैं। अगले स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने पढ़े में, आगे कोई मसला नहीं। आगे आप लोग प्रोविजन के बारे में भी जरूर बताइएगा और ऑल्सो के बारे में भी जरूर बताइएगा। ऑल्सो का मतलब होता है इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है तो वो भी बता दो। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। फोकस हट रहा है तुम्हारा। जी माय डियर, पुत्र की खा रहे हैं कुरकुरे, फिर निम्को कुछ आदि शह खा लिया अगर, कोई किन्नो, कोई केला, कोई कीवी, कोई नाशपाती, कोई चेरी, कोई बादाम, कोई अखरोट। बर्गर पिज्जे पे जिंदगी गुजारेंगे तो बच्चे तो चिल्ली बिल्ली में जिंदगी गुजारेंगे हमारे। एट द स्टार्ट ऑफ 2023 द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन द यूज ऑफ डीजल इंजन इन व्हीकल्स इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर तक हमने डीजल इंजन लगा लेने हैं। एज ऑफ दैट डेट GL owned 8 vehicles equipped with diesel which could only be used in 2024 आफ्टर इंजन रिप्लेसमेंट। अगले साल तो अब इंजन रिप्लेस करेंगे तो यूज कर सकेंगे क्योंकि 31 दिसंबर की 23 गुजर चुकी है। और सोल्ड एट अ लॉस, सारी बात है लॉस पे तो वो बेचनी पड़ेगी क्योंकि अगला जो खरीदेगा उसके फिर खुद डीजल इंजन लगाना पड़े। डीजल इंजन खत्म करने लगाना है, खत्म करने, तो अगले को खुद डीजल इंजन उतार के पेट्रोल वाला इंजन लगाना पड़ेगा। 31 दिसंबर 23 को ये अंदाजा लगाया है डेट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द इंजन वुड, हमारे सर पे तलवार आ गई है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 31 दिसंबर 23 को खड़े होकर भी अंदाजे लगा रहे हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द इंजन वुड बी 15 मिलियन। हाउएवर द इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स वर रिप्लेस्ड इन, वो तो छोड़ें कि आगे क्या हुआ, अभी उसको चलें देख लेते हैं। अब मुझे बताएं पहले कि प्रोविजन फॉर इंजन रिप्लेसमेंट की एंट्री बताएं। 31 करा दें, देखें गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन। हाँ भाई, अगर ये नवंबर लिखा होता ना नवंबर तक, तो दिसंबर का फाइन रिकॉर्ड करते। अगर ये लिखा होता ना कि नवंबर तक इंस्टॉल करने और हमने ना किए होते तो पर गाड़ी जो फाइन बनना था 1 महीने का दिसंबर का, वो रिकॉर्ड करना था। लेकिन अभी तो ईयर एंड के ऊपर खड़े होके देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? पास्ट में इवेंट क्या हुआ है? गवर्नमेंट का रूल वायलेट हुआ है। गवर्नमेंट का रूल वायलेट होने पे तो फाइन बनते हैं। फाइन तो बनता ही नहीं 31 दिसंबर की रात को। फाइन का ताल्लुक किसके साथ है? वक्त गुजरने के साथ। वक्त तो गुजरा ही नहीं, 31 दिसंबर की रात को तो कोई ऑब्लिगेशन थी नहीं। ना ऑब्लिगेशन थी फाइन की और ना ऑब्लिगेशन थी इंजन रिप्लेस करने की। प्लान था इंजन रिप्लेस करने का, कर भी लिया जनवरी और फरवरी खड़े, असल में हम 1 मार्च को है ना, और जनवरी फरवरी हमने सोचा था इंजन 15 के रिप्लेस करेंगे, लेकिन कर लिए 20 मिलियन के एडजस्टिंग इवेंट। ओ भाई, एडजस्टिंग इवेंट दूर की बात, प्रोविजन ही नहीं है। प्रोविजन बननी को तो एडजस्ट होती ना, प्रोविजन बननी नहीं, प्रोविजन है नहीं। वाई? वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय अवर फ्यूचर एक्शन। इसको वैसे ही सेल कर दें लॉस के ऊपर। हाँ, लेकिन अगर गाड़ियां हमारा स्टॉक है तो एनआरवी लॉस, अगर गाड़ी हमारा पीपीई है तो इंपेयरमेंट लॉस की टेस्टिंग कर लेते हैं। ऑल्सो में इंपेयरमेंट लॉस की डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लफ्ज क्या लिख के आएंगे? कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए लफ्ज क्या लिख के आएंगे जो फौरन एकदम लिखना है। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिग, वही जो इसमें जवाब दिया है, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो past event, there is no present obligation, we can avoid this expenditure। हम इस एक्सपेंडिचर को क्या कर सकते हैं? इवन बाय सेलिंग इट और एज इट इज लॉस के ऊपर बेचते हैं, जो मर्जी कर दें। लेकिन एक मुझे पता है कि आपके दिल में आ रहा है कि अगर एज इट इज फिर बेचोगे लॉस आएगा, तो वो फिर आप इंपेयरमेंट लॉस वाली डिस्कशन करके आ जाओ। तो दूसरी हम ये बात, इंपेयरमेंट लॉस के लिए इस 20 मिलियन को एडजस्टिंग इवेंट आप ले सकते हैं कि वैल्यू इन यूज निकालते हुए मैंने
15 की फिगर नहीं ली, वैल्यू इन यूज निकालते हुए मैंने किसकी फिगर ली है, 20 की फिगर ली है। तो इसको जरूर आप ले सकते हैं कि मैं 20 मिलियन की फिगर यूज करूंगा इंपेयरमेंट लॉस निकालते हुए, 15 मिलियन की यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमने अंदाजा लगाया था 15 का, लेकिन बाद में पता चल गया 20 तक का खर्चा हो गया, तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं। तो इंपेयरमेंट लॉस की डिस्कशन कराते हैं, लेकिन अगेन फिक्रा बोलें, देयर इज नो प्रेजेंट, और पिछले में लफ्ज क्या लिखा है, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर। ओके, कौन सा सवाल है? 24। No provision should be made under IS 37 for as there is no present obligation to replace the engines. Imposition of ban is an indication of such vehicles have impaired. In current condition, vehicle can only be sold but cannot be used. So fair value less cost to sell a vehicle should be assessed, and an impairment loss should be recognized. ठीक है, तो अच्छा, ऐसी कोई बात आप लोगों ने IS 36 में पढ़ी थी कि ये एक थोड़ी सी उसने बारीक बात कर दी है इधर। वो ये नहीं कह रहा कि रिकवरेबल अमाउंट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल को कंपेयर करके इंपेयरमेंट लॉस निकालो। वो कह रहे कि 31 दिसंबर की रात को जो चीज़ पड़ी है वो यूज़ ही नहीं हो सकती। उसने एक बड़ा क्लियर बात कर दी है, बड़ी भयानक। उसने कहा वैल्यू इन यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। किस चीज़ की वैल्यू इन यूज़ निकाल रहे हो, वो अब यूज़ ही नहीं कर सकते। तो IS 36 में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा था कि वैल्यू इन यूज़ की चीज़ की, कुछ ऐसा डाटा कभी क्वेश्चन आया था कि कभी कि वैल्यू इन यूज़ उस चीज़ की हो ही नहीं सकती क्योंकि वो चीज़ यूज़ करना किसी ने मना कर दी है, बस फेयर वैल्यू मैंने कॉस्ट टू सेल लिया है, शायद तो पढ़ा हो कभी। तो सो द फेयर वैल्यू लेस, क्योंकि अगर उधर FR1 में आया तो उसने ये लाइनें डाली होंगी, वरना इतनी टेक्निकल लाइनें नहीं डाल सकता वो। सो इन द करंट कंडीशन क्या है? करंट कंडीशन ये है कि इंजन नहीं रिप्लेस हुए हुए। तो 31 दिसंबर की रात, वो तो फ्यूचर में हो गए, वो और बात है। इन द करंट कंडीशन 31 दिसंबर की रात एज ऑन तो इंजन नहीं रिप्लेस हुए हुए, तो करंट कंडीशन में कहते हैं उसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालो, बुक वैल्यू से कंपेयर करो, और क्या निकाल लो, इसका इंपेयरमेंट लॉस। दैट्स व्हाई वो जो 15 और 20 की चीज है उससे भी आप इग्नोर कर सकते हैं फिर आप, क्योंकि वो तो हुई नहीं उसके ऊपर। आगे चलें, ये तो हेडिंग से ही पता चल गया, बोंगी मारी है। प्रोविजन फॉर NRV लॉस, ये कोई लफ्ज है ऐसा? प्रोविजन फॉर NRV लॉस कोई लफ्ज है? नहीं। चलें बहरहाल पढ़ें तो सही। इकतीस दिसंबर की रात को हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 100 मिलियन कॉस्ट है। However, the selling price of these items were experiencing continual decline. At 31 December, estimated selling price was 75 million. Subsequently, 80% was sold in January, February. हम खड़े मार्च में है ना, इसलिए इसने बताया 80% was sold in January, February for 50, while remaining is expected to be sold at 15. मुझे बताएं 31 दिसंबर की रात को क्या एस्टीमेट था मेरा कि 100 की इन्वेंट्री है और NRV लॉस है 25 मिलियन। लेकिन इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन जनवरी फरवरी को अब मेरा अंदाजा है कि नहीं, NRV लॉस आएगा 50 जमा 15 हो जाएगी NRV 65, और 65 और 100 का डिफरेंस 35 का लॉस आएगा। थोड़ा सा IS 10 सा लगाएगा, IS 10 सा लगाने की कोशिश करें। तो भाई ये एस्टीमेट्स थे ना, साल के बाद कंफर्म हो गया, वो तो पहले ही पता चल चुके हमारी इन्वेंट्री में मसला है। वो तो हमने अंदाजा लगाया था कि 75 की मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस ईयर एंड वाली लें या बाद में अगर एस्टीमेटेड की बजाय एक्चुअल पता चल जाए जो वो वाली ले लें। ये तो IS 10 का फायदा है। तो इसलिए आप NRV लॉस कितना रिकॉर्ड करेंगे? 35 मिलियन। लेकिन एक पता नहीं यहाँ प्रोविजन कौन सी बन रही है, प्रोविजन तो
अपने पड़े हुए स्टॉक की कोई प्रोविजन है कि अपना पड़ा हुआ स्टॉक सस्ता बेचना है, इसकी कोई प्रोविजन बनती है? प्रोविजन की लाइबिलिटी वो शर्त है ना पार्टी। तो एक लाइन तो बस लिखा है, नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर एनआरवी लॉस। अब यही लिखा है, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का लफ्ज लिख के आना है, वो भी लिखा है बेशक। IAS 37 डील्स विद प्रोविजंस। इतना गुस्सा चढ़ गया इसको, इन्हें कहा ये कहां से IAS 37 डील्स विद प्रोविजंस व्हिच आर लायबिलिटीज। उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने प्रोविजन की डेफिनेशन दे दी, ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एनआरवी एडजस्टमेंट रिजल्ट इन एडजस्टमेंट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड इज नेवर एड्रेस्ड इन IAS 37। इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा, उसने कहा ये तुमने प्रोविजन फॉर एनआरवी का लफ्ज क्यों लिखा है, ये तो जहन जा भी नहीं सकता था कि कोई प्रोविजन है ये। आगे फिर पढ़ लें, उसने IAS 2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, अगला बड़ी डिटेल से पढ़ना है आपने, तसल्ली से, बहुत आसान है अगला। अक्सर तीसरी चौथी एडजस्टमेंट में मुफ्त मार्क्स दिए होते हैं उसने। ये कुछ हेडिंग पढ़ के समझ आ रही है, शायद प्रोविजन बने, प्रोविजन फॉर पेंडिंग कोर्ट केस, लेकिन अगर कंटिजेंट लायबिलिटी हुई तो फिर नहीं बनेगी। अच्छा, ये क्या चक्कर है आजकल, 31 दिसंबर को कुछ और बता रहे हैं, 29 फरवरी को कुछ और बता रहे हैं। 29 फरवरी क्यों लिखा है इसने डेट? वैसे 29 फरवरी क्यों लिखी है? हम खड़े 1 मार्च को है ना, हम खड़े 1 मार्च को, इसलिए 29 फरवरी वाली एक डेट। अगर उसके बाद कुछ हुआ होता तो शायद हमें पता ना चलता। अब इसी पॉइंट से मैं टेस्ट भी डिस्कस कर लूंगा, टेस्ट वाली जो एडजस्टमेंट थी वो भी डिस्कस इसी पॉइंट से हो जाएगी। अच्छा, 10 एम्प्लॉयज, अच्छा कितने एम्प्लॉयज की वैसे प्रोविजन बनानी है, क्या डिसाइड हुआ है? आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? 10 की बनानी है, 3 की बनानी है, 13 की बनानी है, क्या डिसाइड हुआ है? 10 एम्प्लॉयज हैव इनिशिएटेड लीगल एस्टीमेट। कौन सा वाला, जो ईयर एंड के ऊपर है या जो लेटेस्ट अपडेट्स की बेस पे? वैसे ये भी चले, आज बता दें एस्टीमेट वैसे कौन सा वाला यूज किया करें। एस्टीमेट पे तो मैं कायम हूं अभी तक। मिसाल के तौर पे ईयर एंड पे मैंने एस्टीमेट किया कि मेरे खिलाफ जुर्माने लगेंगे 20 मिलियन के, और अभी मैं खड़ा हुआ था तो जुर्माने लग गए तकरीबन 22 मिलियन के, और मेरा ख्याल है 8 मिलियन की और लग जाएंगे। अब क्या लें? 30 मिलियन। ईयर एंड पे मैंने अंदाजा था 20 मिलियन के मेरे खिलाफ जुर्माने पड़ेंगे, वैसी बात कर रहा हूं। और जुर्माने मीन्स के हमने लोगों को तंग किया हुआ, लोग लेने आ रहे हैं, गवर्नमेंट का जुर्माना नहीं, तो 20 मिलियन के पड़ेंगे। ईयर एंड के बाद अभी मैं खड़ा था 22 के, तो अभी भी पड़ गए, मेरा ख्याल अब 7-8 की और पड़ जाएंगे। अब बताएं कौन सा एस्टीमेट यूज करना चाहिए? जो अपडेटेड होगा। अब पढ़ें, 13 एम्प्लॉयज की बनाएंगे। 10 एम्प्लॉयज है, पढ़ते हैं, 10 एम्प्लॉयज हैव इनिशिएटेड लीगल एक्शन अगेंस्ट अस। क्यों किया हुआ बताओ तो सही, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, हमने क्या किया है? ठहर जाना, गाली 10 पूरी तो पढ़ ले। क्योंकि हमने उनको अनफेयर डिसमिसल किया। अनफेयर डिसमिसल ये होते हाथ पकड़ के फेंकते रहे बाहर उनको। अनफेयर डिसमिसल किया इन 2023, पास्ट इवेंट तो हो चुके, 2023 में निकाला है। 2 की कॉरेस्पॉन्डेंस विद जीएल्स लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर से 31 दिसंबर को जब हम मिले तो लीगल एडवाइजर ने ओपिनियन दिया कि डिसमिसल अनफेयर है, लेकिन बहुत कम चांस है कि कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा। तो ये तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ये प्रोबेबल, पॉसिबल। द पोटेंशियल कंपनसेशन अमाउंट्स वेरीज बिटवीन 2 मिलियन पर मंथ। इसको तो फारग करें, ये तो कंटिजेंट लायबिलिटी लग रही थी, लेकिन 29 फरवरी को इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस प्रेजेंटेड टू कोर्ट इन फरवरी, कोर्ट ने भी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन कोर्ट में आने जाने से पता लगा कि कोर्ट को कुछ और बातें बताई गई हैं। अब लॉयर का ख्याल है कि डिसमिसल्स वर, पहले भी यही ख्याल था, अनफेयर वर फेयर, सॉरी ओहो मैंने गलत पढ़ा, वर फेयर, ठीक है। अब उसका ख्याल है कि डिसमिसल्स क्या है? अनफेयर, यानी हमारा कसूर है। नाउ देयर इज हाई चांस दैट कोर्ट मे रूल इन द फेवर ऑफ,
हाई चांस है कि उनके हक में फैसला आएगा, तो हमारे खिलाफ। एंड ऑर्डर जीएल, और फिर ऑर्डर आएगा जीएल को कि 3 मिलियन दो हर एम्प्लॉय को। वैसे जीएल का ख्याल है कि अगर ये क्लेम सक्सेसफुल हो गए तो 3 और बंदे, 10 बंदे की तरह 10 हैव ऑलरेडी स्टार्टेड केस अगेंस्ट अस। अब मैंने कई दफा आपको बताया था कि डेथ हो गई, 4 बंदे साल में आ गए, 2 बंदों के वर्सा साल के बाद आए, तो एडजस्टिंग इवेंट था। ये सवाल हमने किया था जिसमें स्ट्रेस वाला सवाल था और एंग्जाइटी वाला तो नहीं, ये तो सोशल मीडिया के अल्फाज हैं। अच्छा, ये सवाल हमने किया था। इस सवाल के अंदर लिखा हुआ था 15 मई को एक्सप्लोजन हुआ है, हमारे सवाल में हमारे साल डिसमिसल हुई हैं, 7 ने ईयर एंड से पहले आ गए और 3 ईयर एंड के, तो 10 की प्रोविजन बनाई थी। सिमिलरली GL anticipates that if these claims are successful, 3 additional employees, if these claims are successful का तो हाई चांस अब हो गया भाई, क्लेम सक्सेसफुल हो जाने हैं मतलब वो जीत जाएंगे, तो 3 फर्दर एम्प्लॉइज may also pursue, अंदाजा है हमारा वो भी आएंगे। Therefore, based on latest correspondence, GL is considering a settlement with these 3 employees before they initiate। और हम सोच रहे हैं कि इससे पहले कि वो आए, हम ही इंशाल्लाह उन 3 बंदों को भी दे देंगे, क्योंकि अकरम शहीद और अंजुम को जब पता चलना तो छोड़ना उन्होंने भी नहीं। तो आप बताएं कि आप 10 पे ही डटे हुए हो, 13 पे कर लेंगे ना, 10 तो हाँ। ये अनाउंसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर देखें, 1 मिनट डिस्कस करते हैं, तसल्ली से करते हैं, क्या मसला है। 10 एम्प्लॉइज इनिशिएटेड लीगल एक्शन। पहले तो बात है लीगल एक्शन हमारे खिलाफ हुआ है अगेंस्ट जीएल फॉर एलिज्ड अनफेयर डिसमिसल्स। अनफेयर डिसमिसल्स 10 की हैं या नीचे जाके पता चला औरों की भी की होंगी, औरों की भी की होंगी, 15-20 की होंगी या 13 की होंगी, ये इतना एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। लेकिन सवाल है कि मोर ओवर जीएल का ख्याल है अगर ये 10 लोग जीत गए और ऊपर लिखा हुआ इन्होंने जीत जाना है, तो 3 और आ जाएंगे। देयरफॉर हमने सोच लिया कि अगर वो आने से पहले ही हम उन 3 को कर देंगे, भाई इन 3 की तरफ हमारी लायबिलिटी अनाउंस करने की वजह से बनेगी और उन 10 की तरफ हमारी लायबिलिटी केस करने की वजह से बनेगी। इनको भी अलग तो नहीं कर सकते हम बिल्कुल कि ये 3 की तरफ अनाउंस करने से बनेगी और ये 13 का केस तो सेम का सेम है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जब ये बात खुली है ना, तो मेरा ख्याल है अब 2-4 और भी आ जाएंगे। तो जाहिर बात है मसला तो साल के डिसमिस तो इनको साल के अंदर ही किया हुआ था। तो ये प्योर एक IAS 10 की एग्जांपल है कि IAS 10 की बेस पे फिगर नंबर भी अपडेट हो गया है और नंबर अपडेट होने के साथ पॉसिबल प्रोबेबल भी बन गया है। तो एडजस्टिंग इवेंट तो है ही, तो इसलिए 13 × 3 की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें। प्रोविजन शुड बी मेड as it is a liability of uncertain timing. GL has a present obligation as a result of past event. Presenting new evidence should be considered as an adjusting event. साल के बाद की डेट आ जाए तो adjusting event का लफ्ज़ साल के हैं। Should be based on correspondence of 29 फरवरी. It is probable that an outflow will be required. A reliable estimate should be made. The provision should include further 3 claims. That is dismissal had occurred in 23, क्योंकि उनकी dismissal 23 में हो चुकी हुई है। Therefore, we should make a provision of 39. अच्छा, अब जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में सवाल आया था ना, उसमें डिस्काउंट रेट कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो कि ये पहली वाली तो लाइबिलिटी नहीं है, दूसरी वाली लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा सवाल आपने पूछा, तीसरी वाली तो लाइबिलिटी नहीं है, चौथी वाली लाइबिलिटी है, लेकिन ये तो मेरा नहीं ख्याल सवाल में लिखा हुआ है कि 2-3 साल बाद पे होनी है। तो अगर 2-3 साल बाद पे होनी है तो इसकी डिस्काउंटिंग कर लीजिएगा। और अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट होता और ऑनरस बन जाता उसको भी डिस्काउंट कर लेते रेट लगा के। अगर डिसमेंटलिंग होती उसको भी डिस्काउंट, और अगर इधर भी लिखा होता कि इन एनी केस वी हैव एग्रीड के 3 सालों बाद ही पेमेंट करेंगे तो उसको भी डिस्काउंट कर लेते और फिर उसी तरह अनवाइंडिंग होती है उसकी। मे बी यूज इसलिए उसने लिखा हुआ है। अच्छा, अब इस सवाल में लिखा हुआ है हम 1 मार्च को खड़े हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 मार्च को खड़े हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल हमने टेस्ट में डाला है, वो जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया मुझे बता दें, उसमें 2 ऑप्शंस दी हुई थी। उसमें एक डाला हुआ था
कि एज्यूम करो 15 जनवरी 2024 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हो गई हैं। अब यहां खड़े होके बताएं आप क्या करेंगे। 15 जनवरी 24 को अगर 15 जनवरी तो मैंने ज्यादा कर दिया, 15 फरवरी कर लेते हैं। 15 फरवरी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हो गई हैं। अब माय डियर मुझे बताएं आप क्या करेंगे अगर 15 फरवरी को ऑथोराइज हो गई हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 फरवरी को जब डायरेक्टर साइन कर रहे थे, सवाल असम्पशन ले रहे ना कि अज्यूम करो डायरेक्टर ने इस दिन साइन किए, अज्यूम करो डायरेक्टर ने इस दिन साइन किए। अगर सवाल कहता है कि 15 फरवरी को डायरेक्टर ने साइन कर दिए थे तो 29 वाली बात पता होगी या नहीं पता होगी? फिर मेरे ख्याल से सवाल पढ़ते पढ़ते हमें यहां रुक जाना चाहिए था, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन मिली नहीं मुझे। तो ऑथराइज होगी तो हाथ से बात निकल गई, अब तो 29 उसके काफी दिन बाद। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हुई हैं 15 मार्च को, फिर तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल गई है, फिर आपने क्या जवाब दे के आना था? वो जाके देखिएगा टेस्ट, उसका सोल्यूशन भाई वो याद कराना, आज अपलोड करना है। अब्दुल्ला को उसका सोल्यूशन करें फाइनल, वो अपलोड करना है। तो उसका सोल्यूशन जब हम आज अपलोड करेंगे तो जब जल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो गई है तो फिर ये वाला पैरा डिस्कस हुआ होगा सिर्फ, और जब लेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई है तो ये वाला पैरा फारग हो गया, ये वाला डिस्कस हुआ होगा। लेकिन आज के सवाल में मैं इसलिए ये वाला डिस्कस कर रहा हूं कि ऑथराइज की डेट ही नहीं गिवन। जब ऑथराइज की डेट नहीं गिवन तो बस मैं 1 मार्च को खड़ा हूं, पता नहीं जाके मार्च एंड पे ऑथराइज हो, कब ऑथराइज हो वो वक्त ही बताएगा। इसलिए मैंने दोनों पैरास को पढ़ा है। कितने लोगों से ये हो गया था सवाल लेटेस्ट एंड वाला जो मैंने टेस्ट में डाला है? इसी तरह हो गया था। वेल डन। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6-7 लोग, हाइब्रिड के अंदर 2। ये वाला या ये वाला? हाँ, डिस्क्लोजर अपडेट तो अब वो प्रोविजन ही बन गई है, लिख सकते हो एक लफ्ज, डिस्क्लोजर भी अपडेट हो जाएंगे। पहले कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी, अब वो लिख सकते हो। सर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर से, पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर कहेंगे ये अब अपडेट करेंगे इसको डिस्क्लोजर, जैसे एक क्वेश्चन आपने करवाया। हाँ ठीक है, लिख दें, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 25 जी, इसमें ना ये कंसोलिडेशन है, इसको भी छोड़ें। हम किस दिन खड़े हैं बोले? 1 सितंबर 2024 को। हमारा ईयर एंड बताइए, और ना देखा करें, इतना तो पता ही चल जाता है हमें। हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 24, जुलाई अगस्त 2 महीने गुजरे हैं अभी। वीकडे लिमिटेड is currently in process of finalizing its financial statement. The following matters are under consideration. On 20 जून 2024, साल खत्म होने से 10 दिन पहले एक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ कस्टमर क्रिटिकल डाटा। बच्चों के एड्रेस और सेल नंबर और जिस इलाके में पीछे से वो आए हैं वो डिटेल कॉलेज वालों से लीक हो गई। हमारे कॉलेज का नाम है वीकडे। ऑन 20 जून, मंथ डे नहीं, ऑन 20 जून WL एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट। हाँ, ये आपको तो पता चल जाता है, हमें पेपर में क्या पता चलना है कि सिक्योरिटी ब्रीच क्या है और कस्टमर क्या होते हैं और क्रिटिकल डाटा क्या होता है, ये आप तो इधर बोल देते हैं ना, डेटा पढ़े हैं। WL मेड पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ब्रीच ऑन 31 अगस्त। हमने पब्लिक अनाउंसमेंट कंपनसेशन की नहीं की, हमने ब्रीच की है कि हमें पता चल गया ब्रीच हो गई है। 31 अगस्त, सितंबर में खड़े ना, 31 अगस्त को हमने अनाउंस कर दिया कि ब्रीच हो गई है। फुल एक्सटेंट ऑफ ब्रीच एंड इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट इज नॉट येट नोन। इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है ये नहीं पता, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सब्सटेंशियल, अच्छा खासा हमारा नुकसान हो गया है, and will result in significant claims by customer for damages in coming months. Coming months में, क्योंकि हम मान गए ब्रीच हो गई है, coming months में कस्टमर से हैवी क्लेम आने वाले हैं। अब मुझे बता दें कि पास्ट इवेंट कब हुआ है? नहीं भाई, हमने कहा अनाउंस किया है कि हम पैसे देंगे? हमने अनाउंस किया है कि 20 जून को क्या हुआ है? 20 जून को चोरी हुई है।
हमने जाके 31 अगस्त को बताया, हाँ हमें पता चल गया चोरी हुई है। बेटा प्लीज, 20 जून को पास्ट इवेंट हो चुका है, इसका अनाउंसमेंट से ताल्लुक नहीं है। ये अनाउंसमेंट कंपनसेशन की नहीं है, ये अनाउंसमेंट पढ़े किस चीज की है? हमने बताया कि हाँ वो ब्रीच हो गई है और लोगों ने कहा अच्छा तुम्हारी मेहरबानी, तो पता चल गया। हमें 20 को ही पता चल गया था, तो 20 को पता चल गया था। अब इसकी प्रोविजन तो है लेकिन रिलायबल एस्टीमेट नहीं बन सकता। इस वजह से ये दूसरी दफा आईकैप में टेस्ट हुआ है। एक दफा और भी टेस्ट हुआ था पास्ट पेपर क्वेश्चन 1, जिसमें हमने स्क्रैच कार्ड प्रिंट कर दिए थे, हमें अमाउंट नहीं पता चल रही थी। आप बताएं, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट एंड द आउटफ्लो इज प्रोबेबल बट रिलायबल एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड। बस, so it will be disclosed as a contingent liability. कौन सा सवाल है? 25 on 30 June, the present obligation which has occurred before 30 June, the full extent of impact is unknown, it is expected to substantial, so a provision cannot be made, it should be disclosed as a contingent liability. इसमें आपने ये नहीं लिख के आना होता कि गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड अ स्टेटमेंट दैट एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड, ये बताया था। तो ये पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 की तरह कि एडजस्टमेंट 2 की तरह। अनाउंस हमने ये नहीं किया कि हम पैसे देंगे, अनाउंस हमने ये किया कि होगी ये ब्रीच, और ब्रीच ऑलरेडी हो चुकी हुई है। अगला देखें, हाँ जी बताएं। साल खत्म होने से 2 दिन पहले चलो लड़ लो, मुझे सुबह सुबह पता चल गया था। ठीक है, 29 जून की सुबह पता चल गया था मुझे 9 बजे। अब ठीक है, 2 दिन पहले, साल खत्म होने से 2 दिन पहले सिग्मा की सप्लायर और WRL गॉन बैंकरप्ट। हमारा की सप्लायर बैंकरप्ट हो गया है। होंडा एटलस कार को पता चला कि जनरल टायर फारग हो गया, पोटेंशियली डिसरप्टिंग द सप्लाई चेन फॉर सेवरल क्रिटिकल कंपोनेंट्स। क्रिटिकल कंपोनेंट गड्डी की टायर दे बगैर की फायदा, इसकी वजह से डिसरप्ट हो जाएगी सप्लाई चेन ऑफ सेवरल क्रिटिकल कंपोनेंट्स। द बैंकरप्सी ऑफ एसटी इज रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट डिलेज। टायर पे जो टायर के थे असी आप फारग हो गए, टायर भेजिए। ST is resulting in significant delays and additional cost for WL to source alternative supplier। हमने फौरन फोन किया किसको? योकोहामा को। योकोहामा हमा हमा टायर, योकोहामा ने कहा मैं अपने मेरे पिछले ऑर्डर लगे हुए, सबर कर जा। फिर हमने सर्विस टायर, सर्विस के जूते होते हैं, छोड़ो टायर। फिर हमने मिचलिन वालों को फोन किया, मिचलिन पैंथर को फोन किया, पैंथर टायर। पैंथर ने कहा साढ़े अपने टायर जेडे बड़े सप्लाई हो रहे हैं ना, सबर करो, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को देख रहे हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट
of these potential delays and additional costs, पोटेंशियल डिलेज और एडिशनल कॉस्ट में डिफरेंस बताएं जरा। पोटेंशियल डिलेज किस चीज के हैं? डिले उधर से हो रहा है ना, जब डिले हो रहा है तो हम आगे लोगों को गाड़ियां डिले करके बेचेंगे, और उसके बाद एडिशनल कॉस्ट किसकी पड़ रही हैं? एडिशनल कॉस्ट टू सोर्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर, ऑल्टरनेटिव सप्लायर को ढूंढने के लिए भी खर्चा करना पड़ा है। फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ दीज डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 एंड 12 मिलियन। 16 ओके सॉरी, एक ही चीज है, मादरत, फिगर एक ही दी हुई है, पूरी फिगर इकट्ठी करके दे दी उसने, मैंने कहा रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। पोटेंशियल डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 मिलियन, दोनों की कॉस्ट इकट्ठी 16 मिलियन है, जिसमें से 12 मिलियन पास 2 मंथ्स में हो चुके हैं। हमारे साल तो नहीं हुआ, पास 2 मंथ्स का मतलब है ये सितंबर से पिछला कौन सा होता है? अगस्त। मैं सितंबर से पिछला पूछ रहा हूँ, जुलाई। सितंबर से पिछला कौन सा होता है? अगस्त। उससे पिछला जुलाई। अगस्त और जुलाई में कितना खर्चा इस वजह से हो चुका है कि मैंने डिले आ रहे हैं, उधर से चीजें नहीं पकड़ी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई किस्म के खर्चे हैं इसमें। होगा एक ये खर्चा भी कि ये मैं लाहौर से जनरल टायर आते थे, अब जो है कराची से उन्होंने भेजने हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पड़ रही है, पता नहीं कौन कौन सी एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है। बाकी उनसे जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी जमा कराओ, ये करो, वो करो, इतने रफड़े पड़े हुए हैं। वो पुराने से तो सीधा सामान मंगवाते थे, आ जाता था। ये सारे खर्चे मेरे हो रहे हैं। अब ईयर एंड पे इसकी लाइबिलिटी बुक करें माय डियर, जल्दी जरा ईयर एंड पे इसकी लाइबिलिटी बुक करें। मेरी गाड़ियां टायरों के बगैर खड़ी हुई हैं, लाइबिलिटी बुक करें। भाई किसकी तरफ लायबल हैं? चले मुझे ये बता दें। अच्छा चलें, पोटेंशियल डिलेज। अच्छा अगर कहीं ये लिखा होता ना कि कस्टमर्स ने आगे गाड़ी का ऑर्डर कर दिया हुआ है और वो फिर उसने कहा है कि पेनल्टी दे के कैंसिल कर दो या सेल है, वहां तक तो सवाल शायद गया नहीं। कह रहे बस हमें डिले हो रहे हैं, डिले होने की वजह से खर्चे पड़े हैं। पोटेंशियल डिलेज की वजह से कई किस्म के खर्चे हैं। स्टोर रूम की कॉस्ट पड़ रही है, मिसाल के तौर पे स्टोर में चीजें पड़ी हैं, उसका रेंट पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं हमारे। तो इतने खर्चे अगले साल हो गए हैं। अब हमारे साल के एंड पे इनकी प्रोविजन किसकी तरफ बुक करें? भाई हमारे मार्कर पड़े हुए ढक्कन के बगैर तो किसी को क्या मसला, वाह हमें खुद मसला है। तो मेरा नहीं ख्याल आप किसी की तरफ लायबल हैं। तो देयर इज नो प्रेजेंट, वही आ जाके लाइन, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट टुवर्ड्स एनी पार्टी। किसी पार्टी की तरफ भी हम लायबल नहीं है। बस ये है कि हमारी सप्लाईज बंद हो गई हैं, तो अब हम क्या करें? दही भल्ले वाला दही बना के बैठा हुआ, भल्ले आ नहीं रहे, पोटेंशियल डिलेज हो गए हैं, कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है दुकान के बाहर, और खिला दो भल्ले, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ दही भल्ले। भल्ले कितने रह गए भाजन? भल्ले नहीं आ रहे। हाँ लेकिन ऐसा आप जरूर कर सकते हैं कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री की, भल्ले की, तो अपनी दुकान की रेडी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। पता नहीं शायद वो लाइन आई कि आपने लिखी या नहीं लिखी। कौन सा है? पोटेंशियल डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट आर रिजल्टिंग फ्रॉम बैंकरप्सी ऑफ सप्लायर बट देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हमारी तो किसी की तरफ जिम्मेदारी नहीं है। देयर आर फ्यूचर ऑपरेटिंग, ये फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएंगे, फॉर विच प्रोविजन शुड नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड। प्रोविजन इसकी रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये इसकी एक दो एडजस्टमेंट बड़ी मजे की है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम, या थक गए एज्यूम कर करके, खड़े हैं, चल खड़े हैं, मान लिया खड़े हैं, और क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, 28 फरवरी को कहते खड़े हैं आप, मुस्कुरा के देखें साथ वाले को, मुंह ना बनाया करें। 28 फरवरी 2025 को खड़े हैं। हमारा जी एन कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 24 को। सवाल मिल गया? 26। वर्सेक लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन, शुक्र है मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है, स्पेशलाइजिंग इन हाई प्रिसीजन मेटल स्पेयर पार्ट्स। बिजनेस पढ़ लिया करें, बिजनेस पढ़ लिया करें लोगों को। क्या हाई प्रिसीजन मेटल स्पेयर पार्ट्स ऑन 15 दिन। भाई जिस वक्त हम आज अनवाइंडिंग पढ़ा रहे थे सऊदी किंग को 90 मिलियन की पेमेंट की पीवीज, उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था, उस वक्त सारे इज हाई प्रिसीजन मेटल स्पेयर पार्ट। आई क्या फिर चेक छोक के रखता काम, आई क्या कहते चलो 15 नंबर आ जाओ, फिर चलो बाहर आओ है। ਤੁਸੀਂ
इजी ले रहे हो, फिर आओ फिर। इन द मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन हाई प्रिसीजन मेटल स्पेयर पार्ट्स ऑन 15 दिसंबर 2024 एन एक्सीडेंट अकर्ड इन आवर फैक्ट्री। चलो इसी तरह की सारी कंपनियां इस चैप्टर में हैं। कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू 12 वर्कर्स। भाई क्या मसला है आपके? भाई तो नहीं दो वर्कर्स, इधर देखो 12 वर्कर्स को सीरियस इंजरीज हो गई हैं एंड डिसरप्टिंग फैक्ट्री ऑपरेशंस अंटिल 31 दिसंबर 2024। 15 दिसंबर को हादसा हुआ है, हादसे की नेचर नहीं बताई उसने, अकर्ड इन फैक्ट्री, हादसा हो गया होगा, ऐसे ही बस किसी ने तीली लगाई होगी, आग लग गई होगी, तीली भी तेल के पास आके छिड़की होगी। अच्छा, कॉजिंग इंजरीज टू 12 वर्कर्स एंड डिसरप्टिंग फैक्ट्री ऑपरेशंस अंटिल 31 दिसंबर 2024। As a result, the following financial implications have arisen. You are not required to do anything. No, sorry. In relevant, IFRS discuss how the fund should be dealt with in the financial statements. On VL was, हाँ ये पढ़े जरा बताएं। जी भाई, अच्छा ये उसने टेस्ट किया लेक्चर 1। अब बताएं ऑब्लिगेशन है या नहीं। मैंने वैसे आपको कहा हुआ था कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अनाउंस करने से बनती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पास्ट प्रैक्टिस या पब्लिश्ड पॉलिसी से भी बन जाती है अगर उस केस में आप अनाउंस ना भी करें। ये बड़ा भयानक सवाल था, इसने ऐसे उधर की करा के उधर की कराई है। वीएल, अच्छा एक होती है रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग का तो ताल्लुक ही अनाउंस होने के साथ होता है, उसमें तो रीस्ट्रक्चरिंग कोई पॉलिसी नहीं होती है, रीस्ट्रक्चर करया करांगे ना, रीस्ट्रक्चरिंग कोई पास्ट प्रैक्टिस होती है। रीस्ट्रक्चरिंग में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अनाउंसमेंट। रीस्ट्रक्चरिंग अगर 2 जनवरी को अनाउंस हुई है तो हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको कभी भी एडजस्ट नहीं करना हमारे एंड पे। लेकिन ये इसमें पास्ट इवेंट है। पास्ट इवेंट क्या है? नहीं, पहले पास्ट इवेंट बताएं। इंजर्ड वर्कर्स इंजर हुए 15 दिसंबर को, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। एथोपिया में बैठे हैं हम, कोई जाके किसी को नहीं पकड़ सकता। वर्कर्स आए भी तो उनको चंडे मार मार के वापस, न सो तो तुसी 15 मारूंगा मैं तुम लोगों को, मेरे से पैसे लेने आए, शर्म नहीं आती? कितने 12 लोग हैं, 12 को चंडे मार मोर के काले काले मंगवाएंगे, मोटे मोटे बड़े बड़े, चलो न सोए। तो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। जिस मुल्क में हम, पता नहीं कौन सा मुल्क है दुनिया का, वीएल वाज नॉट लीगली, चांद पे रहते हैं, नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे, जमीन पे फेंक देंगे अगर तुम 12 ने बोला तो। अब she will lie to injured worker. However, on 5 जनवरी we announced that 2 मिलियन हम देंगे, which was paid, और 15 जनवरी को पे भी हो गया। लेकिन अभी तक भी ये मुझे लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी है। ये अनाउंस कब हुई है? क्योंकि लीगल नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव का ताल्लुक अनाउंस होने से बनता है। लेकिन यह जी विच लाइन पाई है ना इन्हें, इन सिमिलर पास्ट इवेंट्स वीएल हैज आल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल कंपनसेशंस, ये एक पास्ट प्रैक्टिस है। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ था इट मे बी अ पास्ट प्रैक्टिस, मे बी अ करंट स्पेसिफिक स्टेटमेंट, और तीसरा लफ्ज लिखा हुआ था मे बी अ पब्लिश्ड पॉलिसी। सिर्फ इस लाइन की वजह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी है। अनाउंसमेंट वैसे काफी लेट हुई है। अनाउंसमेंट को भी काउंटर करना चाहिए तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं कह सकते। नहीं, ये थोड़ी सी जरा बारीक बात है, इसको ना देखो आप सोच के बताओ मुझे कि रीस्ट्रक्चरिंग में भी तो इसी तरह था ना, कि रीस्ट्रक्चरिंग अगर हम सोच रहे हैं दिसंबर में और अनाउंस हुई है 2 जनवरी को, इसको हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेना है, इसकी कभी प्रोविजन ना बना के आना। तो देखो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए पास्ट इवेंट की वजह से, पास्ट इवेंट है लेकिन पास्ट इवेंट की वजह से लीगल ऑब्लिगेशन है नहीं, कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है। एट ईयर एंड कंस्ट्रक्टिव का ताल्लुक किसके साथ है? अनाउंस करने के साथ। ये नीचे वाली लाइन हिट की हुई है आई के अपने भी सोल्यूशन में। ये फुल स्टॉप तक पढ़ के मैं भी पक्का हो गया था कि नहीं बनानी, लेकिन फुल स्टॉप के आगे जब पढ़ा तो फिर और बात है, इसलिए बनाएंगे।
So बस वही लाइन है, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट which in this case will result in a constructive obligation, and the constructive obligation is there because we have a past practice of compensating the injured worker. So a provision shall be recognized for reliable estimate of rupees 2 million per worker. 2 into 12 24 million. 24 मिलियन पे भी हो गई है, लेकिन पे भी हो गई है, ईयर एंड पे तो प्रोविजन ही होगी ना, लाइबिलिटी का लफ्ज लिखते हैं, पे तो अगले साल हुई है ना। तो अब जब नोट बनेगा इसका, तो नोट में हम क्या डाल के आएंगे, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, ओपनिंग, एक्सपेंस, अनवाइंडिंग, कैश और क्लोजिंग। 24 नहीं, कैश तो अगले साल पे हुआ है, कैश तो अगले साल पे हुआ है, तो नोट बनाने में ये डाल देंगे और फिर इसकी अंग्रेजी भी लिख के आ जाएंगे। ये है प्रोविजन फॉर ऑनरस, सॉरी प्रोविजन फॉर कोर्ट केस। आगे मैं निचले नहीं किया थी, मैं पॉइंट ऊपर किया थी, तुझे नीचा आ रहे हैं। बताए ना, स्टिल पेंडिंग का क्या मतलब है? स्टिल पेंडिंग नहीं, अभी चल रहे थे, मैंने भी बताया। स्टिल पेंडिंग का क्या मतलब है? 28 फरवरी। हद होगी, यानी सवाल करके भी आखिर तो यही सुननी सी। पॉइंट नंबर 2 बोलें जी, क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों को तो मौका मिले, आप लोगों ने तो कंपनी में ऐसी ऐसी एंट्रीज करके आनी है, कंपनी के बड़ों को नहीं पता चलना, ऐसी ऐसी एक्सपेंसेस और प्रोविजंस बना के आनी है कि लॉयर नहीं कहने भाईजान मैं नहीं आइंदा मशवरा देंगा, तुम जाओ यार। लॉयर भी ऑन 16 जनवरी 2025, हमारा साल खत्म होने के बाद 16 दिन बाद, आफ्टर रिसीविंग द अनाउंस्ड कंपनसेशन रिसीव होने के बाद 9 वर्कर्स फाइल्ड अ नेग्लिजेंस लॉ सूट अगेंस्ट वीएल डिमांडिंग एन एडिशनल, उन 12 में से 9 इंजर 12 हुए थे ना, कोई नवे 9 तो नहीं आ गए, आप लोगों ने नए 9 कराए होंगे, ये 12 के अलावा नहीं 12 के अलावा 9 थे या वो 12 भूल गए हुए थे? सच्ची सच्ची बताएं सच्ची, ये 12 के अलावा 9 थे या वो 12 भूल गए हुए थे? ये कोई नया ही केस था? एडिशनल आफ्टर रिसीविंग द अनाउंस्ड कंपनसेशन 9 वर्कर्स फाइल्ड अ नेग्लिजेंस लॉसूट। ये 9 कितने लोगों को पता चल गया था? उसी 12 में से है, मैं ये पूछ रहा हूं। 1 2 3 कितनों को आप पता चला है? अच्छा, मेरे दिन में वही 12 थी, ठीक है। On 16 January 2025, after receiving the announced compensation, 9 workers filed a negligence lawsuit against VL, demanding an additional 5 million each. उन्होंने कहा कंपनी का ही कसूर था, तो एडिशनल 5 दो ईच। हमारे लॉयर का ख्याल है कि VL हैज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। हमने जो है वो लोहे शोए के कपड़े पहने हुए, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, estimating that 40% low chance that court may rule in favor of workers, low chance है। if awarded, और अगर दे दिया कोर्ट ने, देने का तो वैसे लो चांस है। if awarded का मतलब ये नहीं होता कि वो लो हाई हो गया है, if awarded का मतलब होता है कि देने का चांस लो ही है, अगर दे दिया तो कंपनसेशन फिर 5 मिलियन नहीं होगी, फिर 1.5 से 3 मिलियन के दरमियान होगी, विद द मोस्ट प्रोबेबल ऑफ बीइंग 2 मिलियन। ज्यादा चांस होगा 2। ये प्रोबेबल केस हारने वाला नहीं है, ये प्रोबेबल रिलायबल एस्टीमेट वाला है कि अंदाजन 2 मिलियन देने। द कोर्ट डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग। अब 40% प्रोबेबिलिटी लिख दी है, बस ऊपर बात खत्म। तो इसकी क्या करेंगे बोले? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कौन सा है ये? का VL has a present obligation to pay additional compensation as a result of past event. However, the lawsuit, प्रेजेंट की जगह पॉसिबल भी लिख सकता, पॉसिबल लिख देना चाहिए था। However, the lawsuit filed by 9 workers represent a contingent liability as a legal only 40% chance of losing the case, which is not probable, that is less than 50। देखिए बिला वजह जवाब को कैसे लंबा कर है, which is not probable, that is less than 50%, therefore a contingent liability will be disclosed। The nature of contingent liability, estimate of financial liability। The possible outcome of 1.5 to 3 million, with 2 million being most likely, means that VL may face potential liability of 18 million in near future। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 कर लें जरा पहले।
ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਰੇ ਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਟਾਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਲ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ? टू बूस्ट एम्प्लॉयज मोरल, हमने क्या है इनके मोरल को आसमानों पे लेके जाने के लिए, हाँ अच्छा मीनू पढ़ लें तो मैं भी, अच्छा वी एज मैनेजमेंट अनाउंस्ड अ वन टाइम बोनस ऑन 30 जनवरी। इनके मोरल को बूस्ट करने के लिए हमने 30 जनवरी को बोनस अनाउंस कर दिया है। आप बताएं इस लाइबिलिटी का ताल्लुक अनाउंस करने से होगा या इस लाइबिलिटी का ताल्लुक जो है वो बस ऐसे ही हमने सोची होगी ईयर एंड के ऊपर, भाई ये कैसे, ये तो लाइबिलिटी है ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं है। इसका तो प्योरली ताल्लुक किससे है? बोनस तो आप चाहे 28 दिसंबर को सोचें और 2 जनवरी को दें, 2 जनवरी को अनाउंस करें, तो इसका ताल्लुक प्योरली किससे रिलेट करेगा? अनाउंसमेंट से। इसकी तो ईयर एंड पे बिल्कुल लाइबिलिटी नहीं थी और वहां से नीयत भी पता चल रही है, कोई ऐसा पास्ट इवेंट नहीं है, बस हमने खुद ही सोचा कि इन्होंने जरा मरे मरे काम कर रहे हैं, इन्होंने जरा जीवे जीवे काम कराओ। तो यहां पे वही लिखे हैं, देयर इज, वही वाला फिक्रा वो जो मशहूर जमाना चल रहा है सुबह से, देयर इज नो प्रेजेंट हो, नहीं लिखा है आगे नहीं लिख के आना, पाई दी हंसी निकली है, 12 ਦੇ 12 दंद नजर आए ना सामने वाले। अच्छा जी एज रिगार्ड the bonus announced on 30 January, no obligation exists, it is non-adjusting, it should not be recorded in financial statement। चलो आगे चेक के रखो। वर्सेक के बेटे ने कहा, वर्सेक है ना ऑर्गेनाइजेशन, वर्सेक के बेटे ने कहा, वर्सक वर्सक वर्साकी, ओके दैट्स नाइस। वर्साकी के बेटे ने कहा, अबू अबू वो जो मशीन चीनी मीनी कर रही है वो क्या आवाज़ें आ रही हैं, रात चल रही होती है, चीनी मीनी चीनी मीनी चीनी मीनी चीनी मीनी। बेटा वो मशीन, वो अबू पहले तो वो मीनी मीनी करती थी, अब वो चीनी मीनी करती है। मशीन डैमेज ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इज करंटली अंडर असेसमेंट। ये लफ्ज नहीं, किसने बोला है? ये लफ्ज जिंदगी से खत्म। देखिए हम छोटे मोटे लफ्ज ले आते हैं, वो इस्तेमाल कर लिया करें आप लोग, चीनी मीनी और ये वो तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज तो नहीं, हम तो घर में फजूल तक का लफ्ज नहीं कोशिश, बल्कि हाँ यूज़ नहीं करने देते ना, खुद करते हैं ना बच्चों को, ये तो इस तरह के अल्फाज ख़त्म करो। अ मशीन, मैं ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ। अ मशीन डैमेज ड्यूरिंग द एक्सीडेंट is currently under assessment. A preliminary report suggests that repair cost will amount to 18 million. Repair cost will amount to 18 million. However, even after repair के बाद भी मशीन चीनी मीनी करती रहेगी, लेकिन जरा थोड़ा थोड़ा चीनी मीनी सॉरी। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू सेलिंग द मशीन। मैं बेच देती हूँ चीनी मीनी बस तंग आ गई मैं सुन के। इज कंसिडरिंग सेलिंग द मशीन इन द कमिंग मंथ्स with an expected sale price of 220 million in its current state। करंट स्टेट में 220 मिलियन की बेचूंगा। द कैरिंग वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 340। वैसे इधर भी मेरे ख्याल से अगर आप वैल्यू इन यूज़ ना निकालें तो ठीक है। मैनेजमेंट ने एक तरह का सोच लिया कि मैंने मशीन बेच देनी है, वैसे डेटा भी नहीं दिया हुआ उसने वैल्यू इन यूज़ का। वैसे मैनेजमेंट के सोचने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वैसे मैनेजमेंट के सोचने से वैसे वैल्यू इन यूज़ की डिस्कशन करके भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल ICAP ने की होगी। ICAP ने कहा होगा बस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से, और रिपेयर कॉस्ट होनी है लेकिन वो हुई नहीं। आफ्टर हाउएवर इवन आफ्टर रिपेयर के बाद भी वो 30% कम प्रोडक्शन ही करेगी, इसलिए हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। मैनेजमेंट ने सोच लिया है, मैनेजमेंट सोच रही है टू सेलिंग द मशीन विद एन एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ 220 मिलियन इन इट्स करंट स्टेट। क्या करें, ये कैरिंग अमाउंट है, ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल टाइप है, कॉस्ट टू सेल तो दी नहीं हुई, और वैल्यू इन यूज अगर निकालनी है तो उसमें फिर फ्यूचर में मशीन से जो फायदा आएगा उसमें रिपेयर कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी, और वो सब कुछ करने के बाद जो है वो निकलेगी। आपके ख्याल से क्या तीनों चीजें डिस्कस करें, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, उनमें से हायर रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करें, या खाली फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर दें? और दोनों को 2-3 नंबर मिल जाने, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। वैसे मेरे ख्याल से जो लिखा हुआ है ना मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग, तो इससे शायद दोनों बातें डिस्कस करके आ सकते हैं, मैनेजमेंट का प्लान बदल भी सकता है। मशीन शुड बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एट देयर इज एविडेंस ऑफ डैमेज एंड डिक्लाइन सिंस कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट। उसने वही रिकवरेबल अमाउंट ले लिया है। सो एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 120 मिलियन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, नथिंग नीड्स टू बी रिकॉर्डेड फॉर रिपेयर कॉस्ट
बिकॉज देर इज नो, वही लाइन सुबह वाली, देर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर दिस, इसके करने की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, बिकॉज इट इज अवॉइडेबल। ये ना करें, एज इट इज भी आप बेच सकते हैं मशीन को। ये मैंने इसलिए नहीं छुड़वाया था, मुश्किल है, ये तो ज़्यादा आसान है, आप लोगों को इसकी आदत है, ये जल्दी से कर दें। टैं हो गए हैं हाइब्रिड में थोड़े थोड़े बच्चे। टू बूस्ट द मोरल ऑफ स्टूडेंट्स वी आर कंसिडरिंग टू सुना लतीफ़ा। चलें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ जी, ड्यू टू एक्सीडेंट वीएल वाज अनएबल टू फिल, आप लोग तो याद करने लग जाते हैं ना, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट वीएल वाज अनएबल टू फुलफिल एन ऑर्डर फॉर अ की कस्टमर। एक्सीडेंट की वजह से हमने जो हाई प्रिसीजन मेटल स्पेयर पार्ट्स बेचने हैं हमने डॉलेंस वालों को, वो हम अभी बेच नहीं पा रहे। डॉलेंस वालों का फ़ोन आया, वो हाई प्रिसीजन मेटल स्पेयर पार्ट्स आपने देने थे। हमने कहा अपना स्पेयर पार्ट बढ़िया पे है, तुम गल्ला कर रहे हो, 12 बंदे इंजर होए पे ने, देखो तस्वीरें क्यों, अच्छा। लीडिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन विदाउट पेनल्टीज, जिसकी वजह से हमें अब ये लग रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पेनल्टी वगैरह कोई नहीं है। कैंसिलेशन विल रिजल्ट इन फ्यूचर लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50 मिलियन। कैंसिलेशन की वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट आना था उसमें अब लॉस आ जाएगा, यानी वो प्रॉफिट 50 से कम हो जाएगा। इसके बारे में कोई फिक्रा लिख के आ जाए फौरन, आसान सा। तो देर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज देर इज नो पास्ट इवेंट, ठीक है। सो नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज। लॉस ऑफ प्रॉफिट तो फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, वरना नहीं आएगा, कोई नहीं। वैसे भी कस्टमर से जान छुड़ा सकते हैं पेनल्टी दिए बगैर, कस्टमर से पेनल्टी दिए बगैर जान छुड़ा सकते हैं, तो फिर क्या टेंशन है। अगर तो पेनल्टी देनी होती फिर तो डेटा भी देता वो। तो अगर हम उसको फ़ोन करके कह सकते हैं सॉरी यार आपका ऑर्डर तो डिले हो गया लेकिन हम हमने नहीं देना, उसने कहा ठीक है यार वो पेनल्टी तो कोई नहीं तय हुई थी, चलो ठीक है फिर मैं कहीं और चला जाता हूँ। आप जूस की दुकान के ऊपर गए और आपने उससे कहा मिल्क शेक लगा, इस तरह कहते नहीं होते भाई, मिल्क शेक लगाएं कहते होते हैं। आपने से कहा मिल्क शेक ला मेरे वास्ते। अब उधर से कोई मसला हो गया उसका अपना, आज जब उसका मसला हो गया तो अब उसने आपको कहा कि यार मैं आपको मिल्क शेक नहीं बेच सकता, इस वजह से मुझे 30-40 रुपए का नुकसान होगा। अभी मिल्क शेक बना नहीं, इस वजह से मुझे 30-40 रुपए का क्या होगा, नुकसान होगा। अब इसकी तो कोई प्रोविजन नहीं है ना 30-40 का। उसने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, आपने कहा ठीक है पेनल्टी कौन सी है, मैं कहीं और से जाके जूस पी लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मिल्क शेक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल इज एज फॉलोज। रॉ मटेरियल ये कहाँ से आ गया, अच्छा रॉ मटेरियल की डिटेल चलो सुनो। कैंसिलेशन से पहले VL had already procured raw material of 3 million, वो पहले से ही आम खरीद चुका हुआ था 3 मिलियन के मेरे लिए। इन दिस 3 मिलियन के आम, वो 3 मिलियन के आम पहले ही मेरे लिए खरीद चुका हुआ था। आखिरी लाइन में क्या हो रहा है, बाद में खरीद लीजिएगा। स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये आम बस मेरे लिए ही थे। कैन नॉट बी रीपर्पस फॉर अदर ऑपरेशन, पढ़ दी केड़े आम ने, ये आम बस मेरे लिए ही थे। ड्यू टू देयर स्पेशलाइज्ड
नेचर एंड आर नॉन रिटर्न, और जिससे लिए थे वो कहते हैं मैं कहां से बागों में दरख्तों पे जाके दोबारा लगाऊं, चलो रख अपने को आम। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ आम इज 40% ऑफ देयर परचेज प्राइस। बोलें कुछ। दोसेरी जी। भाई एनआरवी लॉस है, आप ऑनरेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? चीज मैं खरीद चुका हूं, मेरे पास पड़ी हुई है, बस सवाल गलती से बता गया था, मैं उसे वापस नहीं कर सकता। इससे कहां ऑनरेस बन गया? ऑनरेस तो तब होता कि मैंने इफ आई ऑनर मैं मंगवाता, इफ आई कैंसल मैं ना मंगवाता। ऑनरस तब होता बच्चों, ऑनरस तब होता। इफ आई ऑनर वाली ऑप्शन इसमें है, इफ आई ऑनर इफ आई कैंसल। प्रोक्यूड को अंडरलाइन करें, प्रोक्यूड मींस इसको ऑनरस ना करें। मैं मान रहा हूं उसने इस लाइन से आप लोग शायद परेशान हुए हैं कि उसको वापस नहीं हम कर सकते। तो उसको वापस नहीं कर सकते का मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अभी चल रहा हो। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड है अनफुलफिल्ड है? फुलफिल्ड है। मेरा अगला कस्टमर वाला कैंसिल हो गया है, लेकिन जो मैंने खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। तो ये स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। आप बता दें ये 3 पे पड़ा हुआ है, 40% पे बिकेगा, तो मैं क्या इस पे रिकॉर्ड कर लूं? एनआरबी लॉस, कॉस्ट 3 और एनआरबी 3 इंटू 40%, जो भी आ गई। आगे चलें। एडिशनली, अब पढ़ें। एडिशनली अनदर शिपमेंट ऑफ सेम एट 7 million शिपमेंट is expected to be received next month। चली नहीं, जहाज चला नहीं। आपको पता है कुछ जहाज चल भी पड़ते हैं, वो फिर और बात है यार। भाई मैं जहाज की बात कर रहा हूं, जिसको जहाज कहते हैं आप लोग, एरोप्लेन, बहरी जहाज, यानी कि जहाज। आप लोग क्या समझ रहे थे? एडिशनली अनदर शिपमेंट इज ऑन वे या इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव नेक्स्ट मंथ। ये शिपमेंट अगले महीने आनी है। पता नहीं उसने शिप किया नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल शिप किया होगा। है कि केड़ा चांद चू आ रहा महीना। ऑन 20 जनवरी वी कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड पेड अ पेनल्टी ऑफ। आप बताएं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑन 31 दिसंबर को दोनों ऑप्शंस थी। 31 दिसंबर को दोनों ऑप्शंस थी। मैं ऑनर भी कर सकता था और तो 31 दिसंबर को मेरे पास, तो 20 जनवरी को मैंने कैंसिल कर दिया। 20 जनवरी को कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है। अच्छा ये भी सुन लें, ये जो है अगर कभी ऐसा सवाल है ना कि 20 जनवरी को कैंसिल हो गया है, 31 दिसंबर को ना दोनों ऑप्शंस रखिएगा। इसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं लेते, क्योंकि अगर कैंसिल होना 31 दिसंबर से पहले हो जाए ना, वो फिर और बात है। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बाद में कैंसिल होना। 31 दिसंबर को तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, आई मे ऑनर, आई मे कैंसल। अगर ऑनर करूं तो 7 वाला सामान आएगा और 40% पर बिकेगा। इफ आई ऑनर तो कितना, इफ आई कैंसल तो कितना। पढ़ें जी, कौन सी एडजस्टमेंट? पहले ये वाली पढ़ लें। Regarding 7 million of future shipment, this is an onerous contract because unavoidable cost of meeting the obligation exceed the economic benefit। ये वो पहली अटेम्प्ट थी जिसमें इसने onerous की डेफिनेशन लिखी, वरना इससे पहले डेफिनेशन ही लिखता था, खाली लोअर ऑफ वाली लाइन लिखता था। The unavoidable cost reflect the least cost of exiting from contract which is lower of cost of fulfilling। अगर फुलफिल करूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 40% नुकसान पे बिकना है या 40%? 40%। The salvage value is 40। जेब से कितना जाएगा मेरी? 7 और मुझे आएगा कितना? 40%। उसने फिर डायरेक्ट 60 निकाल दिया है। इफ आई ऑनर देन इनफ्लो, बोले ना इनफ्लो कितने हैं? इफ आई ऑनर देन इनफ्लो, इफ आई ऑनर देन आउटफ्लो,
7 और इनफ्लो उसने ये करने की बजाय डायरेक्ट ही 4.2 और सेकंड ऑप्शन के पेनल्टी, तो फिर दोनों में से लोअर। ओके, और पिछले के ऊपर तो एनआरवी लॉस कैलकुलेट होगा। एनआरवी लॉस ऑफ 1.8 इन द P&L शैल बी रिकॉर्डेड, और वो 50 मिलियन जो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब एक 2-3 मिनट बस करें फिर खत्म करें ताकि 3:30 से पहले आपको फ्री कर दें। पास पेपर क्वेश्चन 16 निकालें। पास पेपर क्वेश्चन 19 फॉर द पर्पज दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज यकम फरवरी 2000। यार बात करते थे नहीं, मेहरबानी। अच्छा ठीक है, यू आर फाइनेंस मैनेजर। हाँ अब शर्मा जाए थोड़ा सा। हाँ नहीं, मैं तो अभी नहीं, तो अभी क्यूएम पास हुआ है मेरा अभी। यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द 31 दिसंबर 2020। आखिरी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, IAS 20 की थी, इसको इस तरह पूछनी नहीं चाहिए थी इधर। बहरहाल ये डिस्कस करें इनको। प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिट पे उसी का इंपैक्ट होगा जिसकी एंट्री होगी, जिसकी एंट्री नहीं होगी उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं होगा। कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का क्या प्रॉफिट पे इंपैक्ट होता है? कुछ भी नहीं। प्रोविजन का क्या इफेक्ट होता है? प्रोविजन से खर्चे बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाते हैं। रिसीवेबल भी आ सकता है। उन चीजों के जिसकी एंट्री है उसका इफेक्ट है प्रॉफिट पे, जिसकी एंट्री नहीं उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं। डिस्कशन ऑन डिस्क्लोजर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। डिस्कशन करनी है, डिस्क्लोजर की डिस्कशन नहीं करनी। यानी वो जो आप करते होते थे गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट, डिस्क्लोजर की डिस्कशन नहीं करनी, वैसे कर दो डिस्कशन। You are finance manager of Tibet Limited. You are finalizing the financial statements of TL on year ended 31 December 2020. The chief executive officer of TL sent you the following email. 2020 was a very tough year due to COVID-19. The net profit of the TL is expected very low as compared to previous years. Both come profit on. However, I have identified the following matters which may improve the profit. कहता है ये मैंने पकड़ ली हैं चीजें, इनसे प्रॉफिट बढ़ेगा। अहमद, ये चीजें मैंने पकड़ ली हैं, इनसे प्रॉफिट बढ़ेगा। नंबर 1, 25 जनवरी को गवर्नमेंट ने इनैक्ट कर दिए अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स लॉ, जिसमें उसने टैक्स रेट कम कर दिया है 10% फॉर 3 इयर्स, जिसमें हमारा साल भी शामिल है। 25 जनवरी को हुकूमत ने हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 20 है। हमारा साल खत्म होने के 25 दिन बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हमारे साल का रेट 10% कम है। आज ही पढ़ाया अभी आज ही पढ़ाया अभी। ये कौन सा इवेंट है? क्यों? इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज। So there is no discussion of IAS 37. It was a purely IAS 10 adjustment. तो बोलें, लिखने की जरूरत नहीं, बोलें the announcement, बल्कि the change in rate after year end relates to circumstances that arose. Therefore, it is a so it will not affect the profit. इसलिए हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा। However, if it is material, नहीं। डिस्कशन ऑन डिस्क्लोजर्स इज, ओह सर ये ब्रैकेट वाले हम नहीं पढ़ते, हम सब कराते होते हैं, आप टेंशन ना लें, फिर बाद में टाइम नहीं बचता बाकी सवालों के लिए। पॉइंट नंबर 2, ये तो एडजस्टमेंट बच्चों वाली है। तो ये लफ्ज कितने लोगों को समझ आ गया था जो मैंने किया है? भाई इस डेट का कोई मकसद होता है ना। एक्सचेंज रेट 150 था दिसंबर 20 पर, लेकिन वो अब 162 हो गया है। हमारे डेटर हैं, डेटर, क्रेडिटर नहीं है। अब डेटर से पैसे आने हैं, अब $1 के बदले 150 नहीं आएंगे। ओ $1 के बदले 100। तो बड़ी जबरदस्त बात है। बताएं जी क्या करें इसको? भाई मैंने वो जो एक सवाल आपको लंबा वाला कराया था 12 एडजस्टमेंट्स, उसमें सेकंड लास्ट या लास्ट एडजस्टमेंट थी कि IAS 21 कहता है कि सिर्फ रेट यूज करने ईयर एंड का या जिस दिन आप खड़े हैं ईयर एंड का। तो बोलें change in rate after the reporting date is always a, therefore we will not adjust our financial
स्टेटमेंट, सो इट विल ऑल्सो नॉट इफेक्ट द प्रॉफिट। ये लाइन किसको पता चल गई थी कि ये रेट यकम फरवरी का है, वो लोग हाथ खड़ा करें। यार ये लाइन पढ़ लिया करें ना, इसको इसको इसके सवाल में ना गले लगा लिया करें। सवाल आती है इस लाइन को उतार के ना गले लगा लिया इसको। वो जो पिछले वाले सवाल में लिखा था केस इज स्टिल पेंडिंग टिल नाउ, इस तरह की जो लाइन होती है ऊपर से मिला के पढ़ा करें। ओके, अ मेजर लोकल कस्टमर, अ मेजर लोकल कस्टमर, होंडा ने डॉलेंस को गाड़ियां बेची, तो डॉलेंस, अ मेजर लोकल कस्टमर, डॉलेंस ने फुल एंड फाइनल पैसे सेटल कर दिए हैं आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक। At year end, the customer was facing financial difficulty and therefore TL had provided 40% of this balance as doubtful receivable. ना किया करें, अब हमारे दिल पे लगता है। इसको हमने फिर दोबारा गले से उतार दिया था, इसको अब हमने फिर गले से उतार दिया था। ओ पुत्र, जिस दिन खड़े हो, लास्ट वीक कौन सा है? 23 जनवरी। लास्ट वीक में मतलब 23 जनवरी नहीं होता, लास्ट वीक होता है 23 से 31 जनवरी के दरमियान किसी भी दिन। वो तो मैंने 23 जनवरी वैसे ही लिख दिया, 24-25 जनवरी को। अच्छा, पहले मुझे बताएं हमने किया क्या हुआ है। एट ईयर एंड द कस्टमर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी एंड देयरफॉर वी रिकॉर्डेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 100 रुपए में से 40 रुपए हमने प्रोविजन में डाल दिए थे, डाल दिए हमें प्रोविजन में। पिछले हफ्ते उसको लोन मिला, जिस वजह से वो पैसे दे गया। पैसे देने की वजह क्या बनी? लोन देना, लोन मिलना उसको। उसको लोन मिलना कब? उसे लोन मिला कब? उससे लोन मिला 23 जनवरी को। आप बता दें, जिस वजह से वो अपने पांव पे खड़ा हुआ है, वो वजह साल के एंड पे एग्जिस्ट करती थी या वो वजह साल के बाद अराइज हुई? इसलिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये थोड़ा सा सवाल था, मजे का सवाल था। जरा एक दफा तसल्ली से सुन लें, 3:35 पे हम फ्री करें आपको, तसल्ली से सुन लें। मैंने ईयर एंड पे एंट्री कर दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, 40 रुपए मैंने खर्चे में डाल दिया 100 रुपए में से। जब ईयर खत्म हुआ ना, तो यकम फरवरी को आके मुझे बेटे ने कहा, अब्बू वो मैं अंकल से मैं बात कर आया हूँ। बेटा क्या बात होगी है? वो तो हमने बड़ों ने करनी। अच्छा अंकल से मैं बात कर आया हूँ। भाई जो जब से लेट समझ आया करे तो तरबियत करनी। अच्छा नहीं, उसको नहीं समझ आएगी, मुझे बता। अच्छा, तो मैं अंकल से बात कर आया हूँ, अंकल कह रहे हैं कि अब हम आपके पैसे दे देंगे। अब्बू ने एकदम बेटे के ऊपर चलाऊंगा, मुझ जाऊँ मियाँ, बेटे वजह क्या बनी? अब्बू पिछले हफ्ते उन्होंने लोन पकड़ा है। अच्छा, तो हम अब एंट्री नहीं कर सकते अपनी किताबों में, क्योंकि अच्छा बनने की जो वजह बनी वो क्या थी? लोन ले। ईयर एंड पे हालात माड़े ही थे अंकल के। ईयर एंड पे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से हमें उम्मीद लगी हो। हाँ, कोई खुदा ना खासा ऐसा सवाल आ जाए कि ईयर एंड पे लोन निगोशिएशंस चल रही थी और उसके बाद फिर हमें वो फिर शायद हम कह सकते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन फिलहाल नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जाए नमाज पढ़ें। फिर नमाज के बाद किस टाइम आ जाएंगे? मंडे को? ठीक है, किस टाइम मंडे को आ जाएंगे इंशाल्लाह? 10:35 कर लें, 10:35 कर लें, 40 कर लें, चलें 40 तक आ जाइए मंडे को। कल इंशाल्लाह जूम मीटिंग कोई कर लेंगे, हैं कोई BRS के MCQs, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कंट्रोल अकाउंट के, डेटर कंट्रोल अकाउंट के MCQs, ट्रायल के, P&L के, फ्रेमवर्क के MCQs, EPS के MCQs कर लेते हैं। ये चीज रेशियोज के MCQs कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, जाए अल्लाह।